लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था एसिड बेस सॉल्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अम्ल, क्षार एवं नमक। अम्ल, क्षार एवं नमक, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या होते हैं एसिड्स एंड क्या होते हैं बेस। अम्ल किसको बोलते हैं और क्षार किसको बोलते हैं, ठीक है। अम्ल किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोलते हैं, तो मैंने बताया था एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं, वो सॉल्यूशन होते हैं एसिड्स वो सॉल्यूशन होते हैं जिनको जब आप पानी में डालोगे तो H+ आयंस रिलीज करने लग जाएंगे, उनको हम एसिड्स बोलते हैं। और बेस किसको बोलते हैं, तो बेस वो सॉल्यूशन होता है जब आप उनको पानी में डालोगे तो OH- आयन रिलीज करने लग जाते हैं। अब एसिड्स जिनका pH वैल्यू 0 to 7 हो, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और बेस किसका, तो जिनका 7 to 14 हो। बेस क्या होंगे, जिनका pH वैल्यू 7 to 14 हो, ठीक है। H+ आयंस वाले को बोलते हैं हम एसिड्स एंड OH- वालों को बोलते हैं हम बेस, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने आपको स्टार्ट करवाया था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl स्टार्ट करवाया था और मैंने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको हम तेजाब के नाम से भी जानते हैं। तेजाब भी कहा जाता है इसको, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। बिल्कुल, नमस्ते शुभम जी, नमस्ते कर रहे हैं। हाँ, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। दीक्षा ऑनलाइन आ गई। AKP जी, दीक्षा आप आपस में बात मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। चलो, अरे नोट्स नहीं मिला है, मिल जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग। हमने आपको एक फैसिलिटी क्या दी है, हमने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप इस वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स वॉच कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत नोट्स में PDF में ऊपर नीचे होता भी है तो आप वीडियो को वापस जाकर प्ले करके आप सही कर सकते हैं, है ना, ठीक है। मोहित शर्मा जी, आवाज़ एकदम सही है, मैंने साउंड चेक करवा ली है, बिल्कुल आवाज़ सही है, शायद आपके मोबाइल के बटन से वॉल्यूम कम हो, ठीक है। चलो, HCl से मैंने स्टार्ट किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने पढ़ाया था। HCl में मैंने बताया था आपको कितने पॉइंट याद रखने। तो देखो, HCl में सबसे पहला पॉइंट याद रखना था कि इस एसिड को यूज़ करते हैं हम बाथरूम क्लींजर की तरह। इस एसिड का उपयोग बाथरूम की सफाई कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो एसिड है वो हमारे स्टमक में होता है, हमारे स्टमक में भी होता है और हमें बाई बर्थ मिलता है। तो मैंने बताया होगा साइंस में जो चीज़ आपको माँ के पेट से मिले, बाई बर्थ मिले, जन्म से ही मिले आपको, और कभी भी उस चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, उस चीज़ की कमी ना हो, तो उस चीज़ को साइंस में क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को साइंस में हार्मोन नाम दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अगर नहीं भी सुना तो मैं आगे आपको बायोलॉजी में पढ़ाऊंगी। और हार्मोन्स की कभी भी कमी नहीं होती है। तो ऐसी चीज जो आपको माँ के पेट से मिले तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम हार्मोन नाम देते हैं। तो HCl हमारे स्टमक में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब जिसको बोलते हैं वो हमारे पेट में होती है, स्टमक में होती है और इसकी कभी भी कमी नहीं होती। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन से एसिड को हार्मोन कहा जाता है, तो HCl इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन। HCl एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टमक में इसका क्या काम होता है। तो स्टमक में इसका 3 काम होता है, एक बार 2 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ मैं, ठीक है। स्टमक में इसका क्या क्या काम होता है। तो स्टमक में पहला काम क्या बताया था, मैंने कहा था अगर आपने स्पाइसी खा लिया, अगर आपकी ओवर ईटिंग हो गई तो ये एसिड है और एसिड ज़्यादा निकलेगा। एसिड की pH क्या होती है, 0 to 7, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH कम होएगी तो एसिड जलने का काम करते हैं, ठीक है। वीडियो कभी भी डाउनलोड नहीं होगा सुरेंद्र जी, वीडियो डाउनलोड होकर आप सेव नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐप पर जाकर आप कितनी भी बार देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। अरे बिल्कुल वेलकम किया मैंने सुनील जी, बिल्कुल वेलकम किया मैंने। चलो अभी पढ़ाने दो, बाद में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट की 10 मिनट्स में मैं आप सबके डाउट लूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ, हरिहर नाथ संग जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, सब पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। आपका लेविस एसिड भी बताऊंगी क्या होता है। चलो अभी थोड़ा सा पढ़ लो प्लीज, है ना। लास्ट के 10 से 15 मिनट में मैं आपके डाउट सारे ले लूंगी। अभी देखो, अभी थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। देखो, तो इस एसिड को, यह एसिड हमारे स्टमक में होता है और स्टमक में इसका काम क्या बताया। तो स्टमक में मैंने आपको इसका काम बताया है कि इस एसिड के 3 काम होते हैं। अगर आपने खा लिया ज़्यादा खाने का मतलब है आपकी ओवर ईटिंग हो गई, या आपने स्पाइसी ज़्यादा खा लिया तो ये स्टमक में एसिड ज़्यादा निकलेगा और आपको एसिडिटी कर देगा। एसिडिटी को हिंदी में कहा जाता है अम्लता।
एसिडिटी कर देगा, एसिडिटी कर देगा, ठीक है। एसिडिटी मतलब पेट में जलन होने लग जाएगी। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए पेट में जलन या एसिडिटी किस एसिड की वजह से होती है, तो किस एसिड की वजह से होती है, HCl की वजह से होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एसिडिटी करते हैं, उसके बाद इसका काम क्या होता है, इसके बाद इसका काम क्या होता है, इस एसिड का काम होता है, ये एसिड हमारे, आपने खाना खाया, खाना खाने के साथ अगर आपने कोई सड़ा हुआ खाना खा लिया, लाइक आपने एप्पल सड़ा हुआ खा लिया, कोई बैक्टीरिया लगा हुआ, कोई फंगस लगा हुआ, आपने एप्पल खा लिया, सेब खा लिया, तो जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आए हैं वो इस एसिड के पास जब आएंगे, स्टमक में, पेट में आएंगे, तो इसकी पीएच वैल्यू इतनी कम होती है कि इसके अंदर वो बैक्टीरिया वायरस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस HCl का काम एक और भी हो गया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खत्म करने का काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ से क्या है, नेक्स्ट इस एसिड का काम क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये एसिड कभी भी डाइजेशन नहीं करवा सकते, पाचन नहीं करवाता ये एसिड। हाँ, इस एसिड का काम होता है जो डाइजेस्टिव वाले जो आपके एंजाइम्स होते हैं स्टमक में, आगे पढ़ोगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ये, तो ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट HCl का मैंने बताया था, इसका यूज होता है एक्वारीजिया सॉल्यूशन बनाने में। एक्वारीजिया, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजिया सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अम्लराज बनाने में। अम्लराज है, अम्लों का राजा नहीं है, किंग ऑफ एसिड्स नहीं है, अम्लराज, ठीक है, अम्लराज। अब अम्लराज क्या होता है, तो HCl प्लस HNO3 के सॉल्यूशन को कहा जाता है एक्वारीजिया। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक्वारीजिया सॉल्यूशन में कौन कौन से एसिड यूज होते हैं, तो मैम नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नंबर 2 इज नाइट्रिक एसिड। अब इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, तो 3:1। अब एक्वारीजिया क्या होता है, तो मैंने बताया था, जो ज्वेलर्स जो सोनार रखते हैं, सोना और चांदी की सफाई करने के लिए, तो जो सोनार होते हैं, ज्वेलर्स जो सोना चांदी को घोलने के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब मैं इसके बाद का स्टार्ट कर रही हूँ, बड़ा ही ध्यान से सुनना, ठीक है। मानस कुमार जी बिल्कुल नमस्ते है। अब आपको पढ़ना है, देखिए अब लास्ट क्लास में, अब क्लास के ना एंड में आप मुझसे थोड़ा डाउट पूछ लीजिएगा, अभी बीच में आप कमेंट ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। इससे क्या होगा, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी और मैं कंटेंट भी ज़्यादा दे पाऊंगी। जो भी आपका डाउट है, डाउट मैं हमेशा लूंगी, आपके डाउट का हमेशा वेलकम है मेरे प्लेटफॉर्म पे। बट कब, जब मैं इज दिस बैच इज बेनिफिशियल फॉर RRB JEE, यस अक्षय जी, RRB JEE में भी तो साइंस आता है, ठीक है। RRB JEE का ही साइंस है ये, साइंस कुछ अलग नहीं होता है, साइंस हमेशा कॉमन होता है, थोड़ा सा लेवल अप डाउन हो जाता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, तो एक एसिड आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट एसिड लिखो H2SO4। नेक्स्ट एसिड है H2SO4, H2SO4, H2SO4। H2SO4 का नाम क्या होता है, तो आई थिंक सब बच्चों को अभी तक याद हो गया होगा। H2SO4 का नाम क्या होता है, तो H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से सुनना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले से। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाँ राहुल कुमार जी आपने सही बोला है, अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो H2SO4 का नाम क्या होता है, इस एसिड का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो H2SO4 के 2 नाम और होते हैं। इस एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड, और हिंदी में इसको, कहा जाता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। हिंदी में कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछे अम्लराज, अम्लराज क्या होगा, HCl प्लस HNO3। बट अगर आपसे पूछे अम्लों का राजा किस एसिड को कहा जाता है, तो कौन सा एसिड, H2SO4। ऐसे ही इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, और हिंदी में इसको बोलेंगे रसायन का राजा। जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एसिड्स हैं, उन सब का राजा कहा जाता है इसको। अब क्वेश्चन क्या आता है कि मैम इसको हम किंग ऑफ एसिड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एसिड होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है केमिकल्स के अंदर, इसीलिए इसको कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल्स। मैम एक्वारीजिया और किंग ऑफ एसिड में डिफरेंस, हाँ जी राहुल जी, एक्वारीजिया क्या होता है, HCl प्लस HNO3
दोनों के सॉल्यूशन को एक्वारीजिया और किंग ऑफ एसिड पूछे तो H2SO4। तो बेसिक डिफरेंस यही है इसके अंदर, ठीक है। वीडियो एकदम क्लियर है, मैं यहां से देख पा रही हूं, एकदम वीडियो क्लियर है, ठीक है। चलो, साउंड अनम्यूट का बटन कब आएगा? तो साउंड अनम्यूट का बटन आएगा सर राइट साइड में, जब आप फुल स्क्रीन पे करेंगे तो ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में बना हुआ साउंड अनम्यूट बटन आता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, तो H2SO4 के इतने पॉइंट्स याद हो गए। नेक्स्ट देखो, इस एसिड को कहा जाता है बैटरी एसिड। बैटरी एसिड, इट इज यूज्ड इन बैटरीज, इट इज यूज्ड इन बैटरी। इस अम्ल का उपयोग बैटरियों में भरने के लिए किया जाता है। अब मेनली कौन सी बैटरीज में यूज होता है? तो मैं यहां पे लिख रही हूं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। इस एसिड का उपयोग सीसा संचालक बैटरियों में किया जाता है, सीसा संचालक बैटरियों में किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। अगर लेड स्टोरेज बैटरी बोलूं तो कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपकी गाड़ी की बैटरी, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो व्हीकल्स की बैटरी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आपको इन्वर्टर, इन्वर्टर में जो बैटरी आती है ना, उसको भी लेड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन बैटरीज में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस मेटल के होते हैं? लेड के, पीबी लेड का सिंबल होता है पीबी। तो इस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरीज में किया जाता है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एसिड की रानी नहीं होती है। धर्म जी ये क्या पूछ रहे हैं मैम, एसिड की रानी किसको कहा जाता है? नहीं, रानी कोई नहीं होती है एसिड की, फलों की रानी होती है, फलों की रानी होती है। फलों की रानी बोलते हैं लीची को, और फलों का राजा बोला जाता है आम को। बट एसिड की कोई रानी नहीं होती। आप कुछ भी बोलेंगे मतलब है। अच्छा, रेलवे स्टेनोग्राफर में भी साइंस आएगी मैम 8 नंबर का, ठीक है सुरेंद्र जी, बिल्कुल। आप थोड़ा सा हम पढ़ लें, बाद में कमेंट करना प्लीज। जो आपके डाउट है वो मुझे लास्ट के 10 मिनट में आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी प्लीज थोड़ा क्लास स्टार्ट करने दो ना, थोड़ा पढ़ने दो, ठीक है। देखो, तो बैटरीज में ये एसिड यूज होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि विच एसिड इज यूज्ड इन बैटरीज। तो कौन बैटरी में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा? H2SO4। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैंने बताया था कि बैटरीज में पानी भी भरा जाता है। और पानी कौन सा भरा जाता है? तो मैंने बताया होगा प्योर वाटर। और प्योर वाटर को क्या कहा जाता है? डिस्टिल्ड वाटर। बैटरीज में 2 चीजें होती हैं, एक पानी भरा जाता है, पानी कौन सा? तो प्योर वाटर को क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर, या प्योर वाटर का एक और भी नाम होता है, इसको हिंदी में कहा जाएगा आसुत जल, आसुत जल। या इसका नाम होता है, इसको बोल सकते हैं आप न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसमें आयंस ना हो, जिसमें आयंस ना हो। और हिंदी में इसको बोलेंगे उदासीन पानी, उदासीन पानी। तो एक तो पानी, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बैटरीज में कौन सा पानी यूज होता है? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब डिस्टिल्ड वाटर के साथ कौन सा एसिड डलता है? H2SO4। तो बैटरीज में ये 2 चीज होती हैं, एक डिस्टिल्ड वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपसे एग्जाम में इतना ही नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे इससे आगे का पूछेगा। आपसे पूछेगा कि इन दोनों का परसेंटेज क्या होता है, किस परसेंटेज में यूज होता है। तो आपको याद रखना है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो 68% यूज होता है। डिस्टिल्ड वाटर का परसेंटेज क्या है? 68। और H2SO4 कितने परसेंट में? तो 38% में यूज होता है। 68 प्लस 38%, ठीक है। तो ये होता है यहां पर परसेंटेज। अब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैटरी एसिड किसको कहा जाता है, तो मैम H2SO4 को। और बैटरीज में कौन सा पानी? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड का मतलब है न्यूट्रल वाटर, जिसमें ना पॉजिटिव आयंस है ना नेगेटिव आयंस है। तो आपके यहां से इतने सारे क्वेश्चंस याद हो गए। अब नेक्स्ट देखो, इस एसिड का एक नाम और होता है, एक नाम और होता है। देखो इस एसिड का होता है, इस एसिड को बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। हिंदी में बोलेंगे तेल का थोथा। इस अम्ल को तेल का थोथा भी कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल होते हैं सल्फेट आयन, जैसे H2SO4, SO4 आयंस को बोलते हैं सल्फेट आयन। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी 3 टाइप के विट्रियोल होते हैं, एक ब्लू विट्रियोल, एक व्हाइट विट्रियोल, एक ग्रीन विट्रियोल। नीला थोथा, हरा थोथा, ये सब होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं, ये सब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी।
ठीक है। तो इस एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछे कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें सल्फेट आयंस है। सल्फेट आयन को किसी भी मेटल के साथ जब जोड़ते हैं तो वो विट्रियोल फॉर्म में आ जाता है, और जिनका यूज होता है कलर बनाने के लिए, कलर जो डाइज होती हैं है ना, तो उनका कलर बनाने में यूज होता है। ठीक है, जो कपड़े की फैक्ट्री होती है कपड़ों पे कलर करने के लिए, ब्लू ग्रीन वाइट कलर करने के लिए, तो वहां पर ये एसिड यूज होता है। अभी आप बस इतना याद रखिए, आगे मैं लिखवाऊंगी ब्लू विट्रियोल क्या होता है, ये सब मैं याद करवाऊंगी। ठीक है, तो ये ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड्स, इसको किंग ऑफ केमिकल्स, और इसको बैटरी एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या आपको पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट इस H2SO4 के बारे में क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो एसिड है, ये एसिड यूज किया जाता है आग बुझाने वाले सिलेंडर में। इस अम्ल का उपयोग, यदि एसिड से स्किन जल जाए तो अगर स्किन जल गई है तो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर थोड़ा बहुत अगर आपके हाथ पे पैर पे कहीं एसिड गिर गया है तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप बेसिक कोई सॉल्यूशन वाला चीज़ उस पर रगड़ लीजिए, ऐसी कोई चीज़ यूज में लीजिए जिसका नेचर बेसिक है। ठीक है मैम, ये 68% क्या था, 68% में डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्या कह रहे हैं, चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो। दीक्षा जी कह रहे हैं मैम सब कवर करना। हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी सब कुछ कवर करने का। अभी आप थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस एसिड का यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ध्यान से सुनना, बोलना मत आप मेरे बोलने से पहले। ठीक है, अच्छा हाँ 36 लिख दिया क्या मैंने, 32%। जब डिस्टिल्ड वाटर 68 होगा तो ये 32 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद मैंने बोलना सही है और लिख दिया गलत हो गया होगा। ठीक है, चलो हाँ 68, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने शायद लिख दिया बोर्ड पे, गलत लिख दिया होगा। जो पानी होता है वो 68% में होता है, तो बचा कितना 32% बटा H2SO4, तो हो सकता है हाँ मैंने गलती से 38 कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब 68 आप 100 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 32 तो बचेगा, तो ये तो कॉमन सेंस वाली है। ठीक है, अच्छा 38 लिख दिया होगा मैंने, आई थिंक शायद लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। 32% ये, 68% ये, क्लियर है। नेक्स्ट चलो देखो, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर को हिंदी में बोला जाता है आग बुझाने वाला सिलेंडर, या हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, वो सिलेंडर जिससे आग बुझाई जाती है। देखो मोहन स्वामी जी, देखो आप कमेंट करने लग गए कि फायर एक्सटिंग्विशर में तो मैम कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। अरे रुक जाइए, हम बताएंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मुझसे 2 स्टेप आप आगे मत चला करें। ठीक है ना, मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, बट पहले के सिलेंडर में यही यूज होता था, या फिर अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो आज भी आपको यही रखना चाहिए। मुझसे आगे मत चला करें, पहले मुझे बोलने दिया करें, फिर आपको अगर कोई चीज में डाउट है तो आप उसको लिखा करें। ठीक है, लंग्स में कितने सेल होते हैं, ये बायो का क्वेश्चन आप यहाँ क्यों पूछ रहे हैं, वैसे मैं बता देती हूँ, एक फेफड़े में 1 लाख एल्वेलाई होती हैं, तो 1 लाख सेल्स होती हैं एक फेफड़ में, तो दोनों में 2 लाख हो जाती हैं। चलो आप पढ़ाने दो, बीच में से ना मैंने कह तो दिया, जो डाउट है वो मुझसे बाद में लेना, पहले इसे रिदम मत खराब किया करो। ठीक है, हाँ तो मैं आपको डाउट, मैंने कहा ना 2 घंटे की क्लास है, तो मैं 5:15 तक पढ़ाऊंगी, 5:15 तक पढ़ाऊंगी, उसके बाद 15 मिनट में आपके डाउट लूंगी, तो प्लीज एक बार रुक जाइए। ठीक है, देखो, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इसीलिए पता है यही रीजन होता है मैं बच्चों को ना एक साथ नोट्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाती, क्योंकि मुझे पता है बच्चा नोट्स खोल लेता है, कमेंट में रिप्लाई करने लग जाता है ना, तो इसलिए मैं कभी भी पहले से नोट्स प्रोवाइड नहीं करती। तो इसलिए पहले से मेरे से नोट्स कभी मांगे भी नहीं, जब मैं चैप्टर खत्म करवा दूं उसके बाद आप मेरे से नोट्स मांगा करें। ठीक है, देखो H2SO4 कहाँ यूज होता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। अब सुनो, पहले फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो आपने देखा होगा आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है उसको कहा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है, आग लगाती कौन सी गैस है, आग लगाती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी आग लगाती है ऑक्सीजन।
कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी गैस आग लगाती है, तो आग कौन सी गैस लगाती है? ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन क्या है कि मैम ऑक्सीजन ही क्यों आग लगाती है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, तो ऑक्सीजन जो फ्यूल होता है, आपका ईंधन होता है, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, उस सब का ऑक्सीडेशन कर देती है, उनको जला देती है। जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, फ्यूल को बर्न करने का काम करती है, ईंधन को जलाने का काम करती है। ईंधन जलेगा, आग लग जाएगी, ईंधन जलेगा, आग लग जाएगी। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आग लगाती कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। अब अकेला ऑक्सीजन आग नहीं लगा सकता। आग लगाने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आग लगाने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखो कौन कौन से। सबसे पहले आपको गैस चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे आग लगाती है? तो फ्यूल को बर्न करके, ईंधन को जलाकर। तो दूसरा यहाँ पर कंपलसरी चीज क्या हो गया? फ्यूल। फ्यूल तो पेट्रोल, डीजल, कुछ भी हो सकता है, कोयला, लकड़ी, कोई भी फ्यूल हो सकता है आपके पास। ठीक है, हाँ। ऑक्सीजन इज हेल्प्स इन कम्बस्टन। और कम्बस्टन किसका? तो फ्यूल का। ऑक्सीजन जला देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। लाइक हमारे बॉडी में ग्लूकोज का करती है, वैसे ही एनवायरनमेंट में जब आग लगी तो किसका करेगी? फ्यूल का, ईंधन का करेगी। ठीक है। तीसरा आपको यहां पर चाहिए आईटी। आईटी क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, और हिंदी में इसको कहा जाता है ज्वलनशील तापमान। इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलनशील तापमान। ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर आग लग जाए उसको कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। अब डिपेंड करता है इग्निशन टेम्परेचर कितना होगा, तो आप किस एरिया में हैं, किस एरिया में है तो डिपेंड करेगा। फ्लैट एरिया पे अलग होगा, हाइट वाले एरिया पे अलग होगा, हिल्स एरिया पे अलग होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, और ये 3 चीज अगर आपको मिल जाएंगी तो ये आग लगा देंगी। तो आग लगाने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इज ऑक्सीजन, नंबर 2 इज फ्यूल, नंबर 3 इज आईटी। आईटी बोले तो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। अब कुछ बच्चे तो बोलते हैं मैम माचिस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अरे तो माचिस कोई प्राइमरी चीज थोड़ी ना है। अगर आपके पास ये 3 चीज नहीं होंगी तो माचिस क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी। ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इन तीनों में से अगर आपने किसी भी चीज का पावर कट कर दिया तो तुरंत आग बुझ जाती है। इन तीनों में से अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, आग बुझ जाएगी। अगर आपने इसमें से फ्यूल देना बंद कर दिया, आग बुझ जाएगी। अगर आपने आईटी बंद कर दिया, आग बुझ जाएगी। तो इन तीनों चीज में से एक भी चीज की पावर कट करने पर तुरंत आग बुझ जाती है। ठीक है। तो आजकल तो क्या आता है, आग लगाती कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और आग बुझाती कौन सी गैस है? तो आग बुझाती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा अपने माइंड में सेट कर लो, आग लगाने वाली गैस ऑक्सीजन है, आग बुझाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड आग कैसे बुझा देती है? कार्बन डाइऑक्साइड आग कैसे बुझा देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है? हैवी गैस होती है। और ऑक्सीजन क्या होती है? लाइटर होती है। ऑक्सीजन की लेयर नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड की ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर ऊपर, ऑक्सीजन का लेयर नीचे। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी पावर कट कर देगा? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होते ही किसका कंबस्टन नहीं होगा? फ्यूल का। और आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो CO2 आग कैसे बुझा सकती है? क्योंकि CO2 जो होती है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है। ऑक्सीजन का परत नीचे, CO2 का परत ऊपर। किसकी पावर कट? ऑक्सीजन की। तो आजकल तो क्या आता है, आपका सिलेंडर है, आग बुझाने वाला आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर को आप खोलो, स्प्रे करो, CO2 निकलेगा, और CO2 निकल के किसकी पावर कट कर देगा? ऑक्सीजन की। और आपकी आग बुझ जाएगी। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ आईटी, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। देखो तो मैम आजकल तो यही सिलेंडर आता है, सिलेंडर को जैसे आग लगी आपने स्प्रे किया, स्प्रे करने से CO2 निकलेगा, और CO2 निकलते ही किसकी पावर कट कर देगा? ऑक्सीजन की। और आपकी आग बुझ जाएगी। बट पहले के सिलेंडर में क्या होता था, या फिर आज भी बहुत सारे लोग यही सिलेंडर रखते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं। तो पहले जो सिलेंडर यूज करते थे उस सिलेंडर में 2 चैम्बर बने हुए होते थे, ऐसे, एक ये और एक ऐसे चैम्बर बना हुआ होता था। तो पहले वाले सिलेंडर में 2 चैम्बर होते थे। ये जो इनर वाला चैम्बर है उसमें एसिड भरा जाता था। कौन सा एसिड? H2SO4। नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और जो नीचे वाला चैम्बर है इसमें भरा जाता था NaHCO3। NaHCO3। Na होता है सोडियम, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट।
मैं इसका केमिकल नेम लिख रही हूं यहां पर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका, इस फॉर्मूले का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप इसको बोल सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ध्यान से सुनना है, ठीक है, खाने वाला सोडा। 3 सोडे होते हैं केमिस्ट्री में, एक खाने वाला सोडा, एक धोने वाला सोडा, कपड़े धोने वाला, और एक होता है कास्टिक सोडा। तीनों बताऊंगी मैं, आप कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, और एक खाने वाला। खाने वाले का केमिकल नेम क्या होता है, तो खाने वाले का नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। जैसे आप भटूरे बनाने में यूज करते हैं, जैसे आप वो ढोकला बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी को फुलाने के लिए, देखो इस सोडे का यूज होता है एज ए फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्लस खाद्य सामग्री को फ्लफी बनाने के लिए, फुलाने के लिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि किस सोडे का उपयोग किया जाता है खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए, तो कौन सा, बेकिंग सोडा। मैम कैसे फुला देते हैं बेकिंग सोडा, तो देखो बेकिंग सोडे में ये देखो CO3 जैसे ही आप डालोगे तो इससे कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वही कार्बन डाइऑक्साइड आपने जो भी चीज बना रहे हैं, लाइक पूड़ी बना रहे हैं, तो पूड़ी के अंदर चली जाती है और फूल जाता है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन से सोडे का उपयोग खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए किया जाता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। या पूछे कौन सी गैस खाद्य सामग्री को फुलाने में हेल्पफुल होती है, तो कौन सी, CO2, ठीक है। सारी बातें याद रखनी है। अब देखो क्या होता है, तो बेसिकली जो पहले सिलेंडर आते थे, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले सिलेंडर आते थे, उसमें 2 चैम्बर होते थे। अंदर की साइड क्या डलता था, सल्फ्यूरिक एसिड, और बाहर की साइड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या होता है, अब कहीं पर आग लग गई, आग लगी, आपने इस सिलेंडर को प्रेस करा, इसको कंप्रेस करा, इसको दबाया। जैसे ही आपने सिलेंडर को दबाया, दबाने से ये वाला केमिकल, ये वाला केमिकल दोनों कांटेक्ट में आएंगे। जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों ऐसे रिएक्ट करेंगे, और इन दोनों के रिएक्ट करने से बनता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Na2SO4 का नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, प्लस पानी प्लस कौन सी गैस निकली यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने स्प्रे करा, आपने उस सिलेंडर को खोला, स्प्रे करा, स्प्रे करते ही कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी पावर कट करती है, ऑक्सीजन की। क्यों करती है, क्योंकि CO2 हैवी होती है, ऑक्सीजन लाइटर होती है, CO2 ऊपर ऑक्सीजन नीचे, तो किसकी पावर कट क्या होगी, ऑक्सीजन की, और आग बुझ गई। अब बताओ, आप जो बोल रहे थे CO2 वाले सर एक बोल रहे थे, तो अब आपको समझ में आया कि इस एसिड को क्यों यूज करते थे। अब देखो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, सीधा आपसे पूछेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा सोडा यूज होता है, कौन सा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा एसिड यूज होता है, कौन सा एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो H2SO4 एक तो बैटरीज में यूज होता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। बेकिंग सोडा एंटा एसिड होता है ना मैम, हाँ जी बिल्कुल होता है बेकिंग सोडा, अभी बताएंगे आगे राहुल कुमार जी। फिर आप हमसे आगे चलने लग गए, बोल तो रहे हमें पढ़ाने दीजिए, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे दोनों क्वेश्चन क्लियर है, इसके बारे में पूछ सकता है और इसके बारे में पूछ सकता है। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना, सोडियम सल्फेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसकी पावर कट करेगा, ऑक्सीजन की, और तुरंत आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो अब आपसे सीधा क्वेश्चन करें, आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन सा एसिड यूज होता है, तो कौन सा एसिड यूज होता है मैम, तो H2SO4। क्लियर है, आगे चलूं मैं H2SO4 पे, बिल्कुल। देखो क्या क्या बोला इसको, ऑयल ऑफ विट्रियोल बोला इसको किंग ऑफ एसिड्स बोला, इसको किंग ऑफ केमिकल बोला, इसको बैटरी एसिड बोला, और इसको फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक यंत्र में भरे जाने वाला अम्ल भी बोला। इतनी बातें आपको H2SO4 के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, इसी एसिड के बारे में एक बात और आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, कौन सी, तो ये जो एसिड होता है
ये राहुल कुमार जी, हिंदी वाले भाइयों धरना दो, मुझे भी हिंदी में चाहिए। आप राहुल कुमार जी धरना देकर क्या कर लेंगे? जब मैंने कह दिया कि हिंदी में मिल जाएंगे नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, इसमें धरने देने की क्या बात है? आप क्यों किसी को भड़का रहे हैं? फालतू का कमेंट ना करें मेरी क्लास में, बिल्कुल भी। जो फालतू का कमेंट करेगा मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगी। हमने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप इस वीडियो को अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा अपने नोट्स खुद बनाएगा। ये मेरा कोई पहला लाइव बैच नहीं है, मैंने कम से कम 20 लाइव बैच लिए हैं, सब बच्चा यही करता है। ठीक है ना? ये धरना देने की, ये ऐसे ऐसे फालतू की बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मैनेजमेंट को बोल के 1 मिनट में ब्लॉक करवा दूंगी और आपका जो भी पैसा है मैं रिफंड करवा दूंगी। मेरी क्लास में मैंने पहले दिन भी कहा था कि मेरी क्लास में वही बच्चा बैठेगा जो सिंसियर होगा। आप मुझे देख नहीं सकते, मैं आपको देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है तो आपको कुछ भी बोलने का राइट्स नहीं है। आप सिर्फ वही बोलेंगे जो आप, मेरी स्क्रीन पे मुझे फालतू कमेंट नहीं दिखना चाहिए। और एक कमेंट एक ही बार करें, 5 बार 10 बार करने से मैं आपका रिप्लाई नहीं करने वाली हूं। ठीक है? अरे आपके मोबाइल पे साउंड नहीं आ रही है तो आप अनम्यूट वाला ऑप्शन यूज कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, तभी जाकर होगा। धरना देने की क्या बात है? जब हमने कह दिया कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे तो हो सकता है हिंदी में, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हिंदी में साइंस थोड़ा सा पढ़ना टफ होता है। तो कोई भी बच्चा, मैं जहाँ ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो कोई भी बच्चा क्या करता है, हिंदी में लिखता ही नहीं है। तो थोड़ा सा, अब हिंदी में देने को मैं आपको कोई भी एक बुक उठाऊं, उसकी फोटो खींचूं, उसका PDF बनाऊं, डाल दूं, तो वो वर्थ नहीं है ना। मैं मेरे ही नोट्स दूंगी एक एक करके हिंदी में बनाकर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और मेरी क्लास में मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अपने हाथों से बनाते हैं नोट्स। एक बात बता देती हूँ मैं, जो अपने हाथ से नोट्स बनाएगा वो हमेशा सक्सेस होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको जब लिखता है, कोई बात हमें सुनने में इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करती हमारे ब्रेन पे, बट अगर आप लिख रहे हैं उस बात को तो वो जल्दी स्टोर होती है। ठीक है? तो ये धरना देने वाला ये सब बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है? नहीं कुणाल रावत, मैं कहीं नहीं पढ़ा रही हूँ, जहां आप बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूँ वहां पर। ठीक है? मैं टाइम्स कोचिंग में पढ़ाती हूँ, इसके अलावा नहीं पढ़ाती हूँ। चलो, H2SO4 पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो। हाँ, ये देखो बच्चा बोल रहा है मैम मैं शॉर्ट्स नोट्स बनाता हूं। बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। सब लोग हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, मुझे पता है। ये फालतू के, अगर मुझे पता है अगर मेरे बैच में इतने ज्यादा बच्चे हैं तो 2-4 हो सकते हैं ऐसे एलिमेंट, तो मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। मैं क्लियर कर देती हूँ, लेट मी क्लियर। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे बच्चे, मुझे मेरी क्लास में बिल्कुल नहीं चाहिए जो फालतू की बात करे और फालतू का कोई कमेंट करे, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तुरंत उनको ब्लॉक करवा दूंगी मैनेजमेंट को बोल के, और या फिर मैं उनका पैसा रिफंड कर दूंगी। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इस साल जितनी नौकरी हैं उस साल कभी नहीं आने वाली हैं। जितनी ज्यादा वैकेंसी है इस साल, अगर इस साल नहीं पढ़ रहे हैं आप, फालतू की बातों में ध्यान दे रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। चलो अब चलो, हाँ मैं सेल के MCQs करवा दूंगी कुणाल राव जी, बिल्कुल करवा दूंगी। चलो नेक्स्ट देखो, H2SO4 के बारे में क्या बात करनी है। ठीक है राहुल कुमार जी, आई होप आप समझ गए होंगे, तो प्लीज पढ़ने में ध्यान ज्यादा दे। चलो, H2SO4, और आपका ही नुकसान होगा। मैं अगर यहाँ बात करके चली जाऊंगी तो इसमें आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। ठीक है? आपने पे किया है, हमारा काम है सर्विसेज देना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है सर्विस देने में, तो बट हम क्वालिटी देंगे, कंटेंट की भी क्वालिटी होगी और आपको जो पढ़ाया जाएगा उसकी भी क्वालिटी होगी। तो आप लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए हर एक फैकल्टी पे, जितना आप सोच रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा हम सोच रहे हैं आपके बारे में। चलो देखो नेक्स्ट, H2SO4 में नेक्स्ट, ये जो एसिड होता है वो एसिड पाया जाता है एसिड रेन में। इट इज फाउंड इन एसिड रेन, इट इज फाउंड इन एसिड रेन। यह अम्ल वर्षा में पाया जाता है, यह अम्ल वर्षा में पाया जाता है, एसिड रेन में होता है। अब मैम एसिड रेन क्या होती है? तो मानसून की पहली बारिश को कहा जाता है एसिड रेन। ठीक है? मानसून की पहली बारिश को क्या कहा जाता है? एसिड रेन। ऐसा कहा जाता है कि मानसून की पहली बारिश में अगर आप नहा लेते हैं तो आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। तो आप कभी भी मानसून की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है? अब सुनो देखो,
क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो पहली बारिश होती है उसमें हमेशा एसिड घुले हुए आते हैं, उसमें एसिड घुले हुए आते हैं। ठीक है, देखो अब पहली बात तो मैम एसिड रेन होती कैसे, हमें पहले ये बताओ। अम्ल वर्षा होती क्या है? ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, मानसून की पहली बारिश को क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एसिड रेन कैसी होती है। हमारे एनवायरनमेंट में दो गैस होती हैं, हमारे वातावरण में दो गैस होती हैं, कौन कौन सी? नंबर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी होती है SO2। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, और दूसरा कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों गैसेस हैं, ये अभी गैस है। ठीक है, जब ये गैस एनवायरनमेंट की ऊपर लेयर में जाती हैं, जब ये गैसें वातावरण की ऊपरी परत में जाती हैं, तो इन दोनों गैस को ऊपर मिल जाता है पानी। और वातावरण में ऊपर लेयर में पानी किसकी फॉर्म में होता है? H2O किसकी फॉर्म में होता है? वाटर हमेशा वेपर की फॉर्म में होता है, जल वाष्प के रूप में होता है। जो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं पानी की उनको वाटर वेपर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने सल्फर डाइऑक्साइड को H2O दिया तो SO2 प्लस H2O वो क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक एसिड। मैम ये तो गैस थी, अब ये क्या बन चुका है? एसिड। ऐसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तुम लोगों ने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही NO2 को जब आपने पानी दिया, H2O दिया, तो NO2 प्लस H2O तो वो बना देता है एक एसिड। कौन सा एसिड? HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखो एक ये एसिड, एक ये एसिड, ये दोनों क्या होते हैं? एसिड। ये दोनों क्या थी? गैस। देखो दो गैस थी, CO2 नहीं होती, CO2 कभी भी नहीं करवा सकती। ठीक है, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में गैस है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को मेन पॉल्यूशन करने वाली गैस भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से मेन जो होती है, जो गैस वो जो पॉल्यूशन करती है, जो प्रदूषण करती है, वो कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो डीजल की गाड़ियों से ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो सल्फर, हाँ जी नीरज जी, NO2 होता है वो। ठीक है, NO2 होता है, CO2 मैंने गलत लिख दिया था बोर्ड पे, CO2 नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप पानी दोगे तो वो क्या बन जाएगा? H2SO4। ऐसे ही आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब आपने पानी दिया, क्या बन गया? HNO3। ये दोनों गैस थे, ये दोनों एसिड थे। अब क्या होगा? ये एसिड क्लाउड के पास है, जैसे ही बारिश होगी तो बारिश से जब पानी नीचे आएगा, तो उस पानी के साथ क्या आएंगे? तो उस पानी के साथ दो एसिड भी आ जाएंगे, दो अम्ल भी घुले हुए आ जाएंगे, और उसी बारिश को हम क्या कह देंगे? एसिड रेन। और ये मानसून की पहली बारिश में होता है, क्योंकि पहली बारिश होने से पहले सारा एसिड बन जाता है, और जैसे ही पहली बारिश होगी सारा पानी के साथ एसिड घुलकर धरती पे आ जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कौन सी दो गैस एसिड रेन करवाती हैं, कौन सी? SO2 प्लस NO2। कौन से दो एसिड रेन करवाते हैं? H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, अब यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं? दो क्वेश्चन और आते हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ऐसा देखो, सबसे पहला कि इन दोनों में से कौन सी गैस होती है जो मेन गैस कही जाती है एसिड रेन के लिए? एसिड रेन के लिए मेन गैस कौन सी है? एक बात बताओ, इन दोनों में ज्यादा डेंजर कौन सा है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ज्यादा डेंजर कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एसिड रेन में मेन गैस कौन सी होती है जो एसिड रेन कॉज करती है, तो कौन सी? तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैंने इसको स्टार कर दिया, इट इज मेन गैस फॉर एसिड रेन। ठीक है, अब आपसे पूछे एसिड रेन में मुख्य एसिड कौन सा है, अम्ल कौन सा है, मेन एसिड कौन सा है एसिड रेन के लिए? तो आपको हमेशा याद रखना है H2SO4। H2SO4 ज्यादा डेंजर होता है, तो मेन गैस SO2 और मेन एसिड H2SO4। क्लियर है? ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, आपने सुना होगा इस एसिड रेन
ये एसिड रेन कब हुई थी? तो आज से 4 या 5 साल पहले ताजमहल पे हुई थी। तो ताजमहल पे हुई थी, तो ताजमहल के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, जिन इंडस्ट्री से कौन सी गैस रिलीज होती थी? सल्फर डाइऑक्साइड। तो उस इंडस्ट्री के पास SO2 था, तो वहाँ पर एसिड रेन बहुत तेज़ हुई। जब ज़्यादा तेज़ एसिड रेन हुई तो ताजमहल पर जो वाइट कलर का जो मार्बल लगा हुआ था तो वो येलो कलर में पड़ गया, क्योंकि जैसी एसिड रेन हुई उसमें दोनों गैस आए, इन दोनों एसिड आए, इन दोनों एसिड उस मार्बल के साथ रिएक्ट कर गए और उसका रंग कैसा हो गया? पीला रंग हो गया। ठीक है, तो योगी जी ने क्या किया? ताजमहल के आसपास की इंडस्ट्रीज को वहां से शिफ्ट कर दिया, जिन इंडस्ट्री से ये दोनों गैस निकलती थी। ठीक है, तो क्लियर है? अब देखो, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे कि पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ एसिड रेन, अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसका पीएच कितना होता है? 5.6 होता है। बारिश के पानी का पीएच कितना होता है? नॉर्मल बारिश के पानी की बात कर रही हूं, तो कितना? तो 5.6 है। ठीक है, अब देखो, आपसे पूछे कि रेन वाटर का पीएच कितना है। एक बात बताओ, रेन वाटर में क्या होता है? एसिड होता है, और एसिड की पीएच कितनी होती है? तो मैम 0 to 7 होती है। ठीक है, तो जिस पानी के अंदर जितना ज़्यादा एसिड घुला हुआ होगा या जितना स्ट्रॉन्ग एसिड घुला होगा, उस पानी का पीएच क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा। तो मैम नॉर्मल बारिश का जब पीएच इतना था, तो ऑब्वियस ही बात है अगर कभी एसिड रेन होगी तो उसका पीएच क्या होगा? इससे डिक्रीज हो जाएगा। अब मैम हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, कि उस बारिश के पानी का पीएच कितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी दिन ज़्यादा घुल के आ गया H2SO4, तो मैम H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका पीएच वैल्यू और कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैम कॉन्सेंट्रेशन तो हर साल बारिश में चेंज होती रहती है, तो आपको हमेशा ऑप्शन लेकर चलना है लेस देन 5.6, लेस देन 5.6। एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप कि एसिड रेन का पीएच कितना है, हमेशा आपको ऑप्शन लेकर चलना है अम्ल वर्षा का पीएच 5.6 से कम होता है। ठीक है, अब आप बोलो हाँ ये सीपीओ के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही ऑप्शन था, यही आपको करेक्ट करना था। अब देखो, एक बार सीजीएल ने कैसे पूछा। सीजीएल ने ये 4 ऑप्शन दिए थे, 2.3 एंड 1.7। बोला कि एसिड रेन की पीएच कितनी होती है। अब मुझे बताओ, आपने इनमें से कौन सा आंसर लगाया होगा? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने 1.7 कर दिया कि भैया हाँ एसिड रेन है तो पीएच तो कम हो ही जाएगी, H2SO4 तो और भी कम हो जाएगी। नहीं, आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा लिखना है जो भी नियर बाई 5.6 है, जो नियर बाई 5.6 होता है वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर 5.6 के नियर बाई क्या था? 5.0। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये आपको सही करना था। ओके, चलो, नहीं 4.1 गलत हो जाएगा, 4.1 ससीजी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो नियर बाई 5.6 है वही आपका आंसर है। ऑल द अबव ऑप्शन है तो भी नहीं ले सकते, मोहम्मद शाहिद जी तो भी नहीं ले सकते, तो भी आपको नियर बाई 5.6 वाला ही आंसर सही करना होगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा H2SO4 के बारे में। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि मैम इसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा है तो आपको क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है। इसी को बैटरी एसिड, इसी को किंग ऑफ एसिड्स, इसी को केमिकल ऑफ एसिड, इसी को ऑयल ऑफ विट्रियोल, और जो यूज़ होता है कपड़े बनाने में, कपड़ों पे रंग करने के लिए, और यही एसिड यूज़ होता है फायर एक्सटिंक्चर में, और इसी एसिड को यूज़ किया जाता है बैटरीज में। इतने सारे पॉइंट अगर आपको याद हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एसिड है आपका HNO3। HNO3 का नाम क्या होता है? तो HNO3 का नाम होता है मैम नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, आप देखो नाइट्रिक एसिड के बारे में मैंने 2 चीज तो आपको बता दी। क्या क्या बताई? तो याद करो, मेरी इससे लास्ट वाली क्लास मैंने अभी बताया था एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है? अम्लराज क्या होता है? HCl प्लस HNO3। तो मैम इसका पहला यूज क्या हो जाएगा? इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्वारीजिया सॉल्यूशन।
एक्वारीजिया सॉल्यूशन। इस अम्ल का उपयोग अम्लराज बनाने में किया जाता है, अम्लराज बनाने में किया जाता है। और अम्लराज क्या होता है? तो मैम HCl प्लस HNO3। तो एक बात तो ये आपने पढ़ ली, ठीक है। दूसरी देखो, दूसरी इस एसिड के बारे में अभी मैंने बताया, ये एसिड पाया जाता है एसिड रेन में, एसिड रेन में। यह अम्ल वर्षा में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन एसिड रेन। और एसिड रेन क्या होती है? SO2 प्लस NO2, ठीक है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, ये दो तो मैं पढ़ाई चुकी थी यहां तक, तो इसको याद करना ही है आपको, और याद हो भी गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस एसिड के बारे में आपको क्या याद रखना है? जहां पर भी आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन देखें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन देखें, ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स। ये तीनों क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव एलिमेंट। एक्सप्लोजिव क्या होते हैं? विस्फोटक पदार्थ होते हैं, विस्फोटक तत्व होते हैं, ये विस्फोटक तत्व होते हैं, ठीक है। ये विस्फोटक तत्व होते हैं, ये एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इस एसिड का उपयोग किया जाता है एक्सप्लोजिव्स बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक बोले तो जो ब्लास्ट करने वाले होते हैं, आग लगाने वाले, ब्लास्ट करने वाले पदार्थ बनाने में, ठीक है। तो जहां पर भी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आए, आपको हमेशा क्या लिखना है कि वो एक्सप्लोजिव बनाएगा हमेशा, ठीक है। अब देखो एक्सप्लोजिव के 2-3 एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको कि नाइट्रिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो सबसे पहला, ये नाइट्रिक एसिड यूज होता है TNT बनाने में, TNT बनाने में। TNT की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, TNT की फुल फॉर्म क्या है? तो देखो TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ठीक है। TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ठीक है। अरे तुम लोग आपस में क्यों लगे पड़े हो? क्या हो गया? आपस में मत एक दूसरे से लड़ो। TNT का फॉर्मूला लिखो यहां पर C3H5N3O6, ठीक है। आपस में मत लगो, ये TNT का फॉर्मूला होता है ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ठीक है। TNT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटोल्यून, C3H5N3O6। ध्यान से सुनना, देखिए ध्यान से सुनो। देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये तीनों एलिमेंट TNT में यूज होते हैं ना। तो इन तीनों एलिमेंट की जगह सीधा ही नाइट्रिक एसिड यूज कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने आपको लिखा है, ऊपर लिख देती हूँ मैं, कभी कंफ्यूज हो तो आप, एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूज होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूज होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि TNT की खोज किसने की थी? हाँ जी, अब बताइए राहुल कुमार जी, अब बताइए TNT की खोज किसने की थी? फॉर्मूला तो हो गया C3H5N3O6। ये तीनों एलिमेंट है, तो इन तीनों एलिमेंट की जगह क्या यूज हो जाता है? HNO3। TNT की खोज किसने की थी? बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। TNT क्या यूज आता है? तो TNT एक्सप्लोजिव्स बनाने में, विस्फोटक पदार्थ, बॉम्ब वगैरह में, बॉम्ब बनाने में काम आता है, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं है। TNT की खोज की थी जोसेफ विल्ब्रंड ने, जोसेफ विल्ब्रंड ने। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं TNT की खोज किसने की थी? तो जोसेफ विल्ब्रंड ने खोज की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलूं। हाँ सॉरी, विल्ब्रंड, डी लगेगा, विल्ब्रंड। हाँ ये आपने सही बताया नवीन जी, 1863 में हुई थी खोज। वैसे ईयर नहीं पूछेगा आपसे, ईयर नहीं पूछा जाता है, ईयर नहीं पूछेगा, ठीक है। विल्ब्रंड, जोसेफ विल्ब्रंड ने की थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा केमिकल? तो नेक्स्ट यहाँ पर केमिकल यूज होता है TNF, TNF, ट्राइनाइट्रो, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ट्राइनाइट्रोफेनॉल। यहाँ पर हिंदी में जो F होता है उसको, हिंदी में जो F लिखा जाता है वहां से इसकी फुल फॉर्म बनी है, F वहां से लिया गया है, ठीक है। फिनोल है ऐसे लिखते हैं ना, सेम नाम इसका हिंदी में होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर एक और केमिकल है आरडीएक्स। आरडीएक्स का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है ना, आरडीएक्स, आरडीएक्स बॉम्ब लगाया जाता है, ठीक है। आरडीएक्स देखो, आरडीएक्स से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाँ जी बताइए, आरडीएक्स की खोज किसने की थी? आरडीएक्स की खोज किसने की थी? टीएनटी का तो मैंने बता दिया, आरडीएक्स का बताओ किसने की थी। मैं जितने में पानी पीती हूँ इतने में आप बताइए कि आरडीएक्स की खोज किसने की थी। और कोई भी गूगल नहीं करेगा, गूगल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। टीएनटी भी एक्सप्लोजिव में, हाँ जी एक्सप्लोजिव भी तो लिख रही हूँ मैं सारे, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ। देखिए, आरडीएक्स की खोज की थी हैनिंग ने, हैनिंग, हैनिंग नाम के साइंटिस्ट ने आरडीएक्स की खोज की थी, ठीक है। हाँ, फ्रेडरिक हैनिंग, वैसे फुल फॉर्म है इनकी फ्रेडरिक हैनिंग, बस आप हैनिंग याद कर लो, बहुत है, ठीक है। अब देखो आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। पहली बात तो आपको आरडीएक्स का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, ये होती है आरडीएक्स की फुल फॉर्म, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, ठीक है। हाँ, 1863 में उसकी खोज हुई थी, 1898 में आरडीएक्स की खोज हुई थी। ईयर नहीं पूछता इतना ज़्यादा, वो नहीं आपको याद करना है, ठीक है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, ये आरडीएक्स की, अरे खोज का मतलब क्या है? मतलब उसको बनाना, बट इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में तो खोज ही बोलेंगे ना, ठीक है। ये तो हो गई आरडीएक्स की खोज की बात। अब देखो आरडीएक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। आरडीएक्स का फॉर्मूला होता है C3H6N6O6, ठीक है, C3H6N6O6 हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आता है कि आरडीएक्स का केमिकल नेम क्या होता है। ये तो आरडीएक्स एक, आप अगर सोच रहे हो कि किसी आरडीएक्स किसी बॉम्ब का नाम है, तो आरडीएक्स बॉम्ब का नाम नहीं है। आरडीएक्स एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम है, जिसको बोलते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, ठीक है। यहाँ पर एक्स से लिया गया, इसको एक्स यहाँ ले लिया, ठीक है। अब देखो, हाँ जी नए स्टूडेंट हैं आप सब, तो आप सबका स्वागत है मेरे बैच में, ठीक है। हाँ, डिपार्टमेंट का नाम है, एक डिपार्टमेंट का नाम है भास्कर जी, आरडीएक्स, ठीक है। अब आता है कि आरडीएक्स का केमिकल नेम क्या होता है, आरडीएक्स का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको पता ही है आरडीएक्स का बम बहुत खतरनाक होता है ना। तो जितना खतरनाक इसका काम है उतना ही खतरनाक इसका नाम है, रासायनिक नाम। देखो इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो देखिए इसका केमिकल नेम होता है साइक्लो, ध्यान से सुनना, साइक्लो ट्राइनाइट्रोमेथाइल ट्राइनाइट्रोएमाइन, साइक्लोट्राइनाइट्रोमेथाइल ट्राइनाइट्रोएमाइन। ये इतना बड़ा होता है आरडीएक्स का नेम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आरडीएक्स की खोज किसने की? तो जॉर्ज हैनिंग ने की। आरडीएक्स का केमिकल नेम क्या होता है? तो आरडीएक्स की, हाँ, इन पुलवामा अटैक में बिल्कुल आरडीएक्स का यूज किया गया था। तो उस आरडीएक्स में नाइट्रिक एसिड भी था, ठीक है, उस आरडीएक्स में नाइट्रिक एसिड भी था। इस आरडीएक्स के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अगर एलिमेंट यूज करने हैं तो उनकी जगह सीधा नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया जाता है। इजी नाम है, हाँ इजी है अंकित अग्रवाल जी, साइक्लो ट्राइनाइट्रोमेथाइल ट्राइनाइट्रोएमाइन, हाँ जी इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे, नेक्स्ट पढ़ाऊं, चलो। तो इस एसिड के बारे में आपको इतनी बातें याद करनी थी। ये तीनों थे केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते क्या है? तो मैम स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और एसिड में जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो उनका पीएच वैल्यू कम हो जाता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, या स्ट्रॉन्ग मतलब
जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, तो उनमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म बता चुकी हूँ मैं, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव, एक अथॉरिटी का नाम है ये। नेक्स्ट एसिड देखो, नेक्स्ट एसिड आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है, ध्यान से सुनना, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, तो आपको लिखना है इट इज फाउंड इन कर्ड, इट इज फाउंड इन कर्ड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही में होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से आपके 5 से 6 ब्लैक पाउडर क्या होता है, अरे बताऊंगी, रुकिए रुकिए अरुण कुमार जी, बताऊंगी ब्लैक पाउडर क्या होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही में होता है। अब ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा के लिए आपके 5 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं आज, ठीक है। कमेंट नहीं करना, ठीक है, हमेशा के, ठीक है। देखो क्या 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 क्वेश्चन है इस एसिड के बारे में, आपको एक बात तो याद रखनी है, दही में होता है। दूसरा देखो, मिल्क में नहीं होता है, यही तो त्रिवेंद्रम जी, मिल्क में नहीं होता है, दूध में नहीं होता है, दही में होता है। देखो इस एसिड का यूज होता है क्रीम एंड लोशंस बनाने में, क्रीम एंड लोशंस बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, लोशंस बनाने में। आपने कभी देखा हो तो जो पॉन्ड्स का एक बॉडी लोशन आता है उसके पीछे देखना लिखा हुआ होता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपकी जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए काम में आता है। आपने देखा होगा लड़कियां क्या करती हैं, फेस पर दही में बेसन मिलाकर लगाती हैं, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड होता है, इसमें जो लैक्टिक एसिड में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटी एजिंग फॉर्म में होते हैं, या जो लैक्टिक एसिड होता है उसका जो नेचर होता है वो एंटी एजिंग होता है, झुर्रियाँ वुरियाँ खत्म कर देता है, या फिर जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करने में काम आता है, ठीक है। तो देखो ये क्रीम और लोशंस बनाने में कभी भी कोई एसिड पूछे तो कौन सा एसिड यूज होता है, हमेशा लैक्टिक एसिड। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन है, ये सुनो ध्यान से। आपने पिया दूध, चलो पहले ये सुनो, दूध आपको हल्का सा मीठा लगता है, दूध में मीठापन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि दूध में मीठापन किस शुगर की वजह से होता है, ठीक है। हाँ लड़के भी लगा सकते हैं, ऐसा क्या होगा मोहन स्वामी जी, तुम सबसे पहले लगाना, ठीक है। सुनो, दूध में क्वेश्चन आता है कि दूध का मीठापन किस कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, मतलब दूध में कौन सी शुगर होती है। शुगर क्या होती है बेसिकली, तो शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे आपने सुना होगा ब्लड शुगर होती है, गन्ने वाली शुगर होती है, ऐसे ही आपने सुना होगा और किसकी, जो हमारी घरों में टेबल शुगर आती है वो भी शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, स्टार्च होता है, ये सब हो गया, ठीक है। देखो तो दूध में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिल्क शुगर कौन सी होती है, या तो मिल्क शुगर पूछेगा या पूछेगा मिल्क में कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। हिंदी में बोलेगा दूध में कौन सी शर्करा होती है जिसकी वजह से हमें दूध मीठा लगता है, तो दूध में एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज। इस लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क शुगर, दूध वाली शर्करा। ये अभी तक दूध है, मैं दूध की बातें कर रही हूँ। अब आपको इस दूध का दही बनाना है, दूध को आपको दही में बदलना है, तो दूध को दही में बदलने के लिए आप उस दूध में थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, एसिडिक मीडियम वाली कोई चीज़ डाल देते हैं, लाइक आप डाल देते हैं उसके अंदर दही ही डाल देते हैं, ठीक है। और दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ध्यान से सुनना, दही में कौन से जीवाणु होते हैं, तो दही में जो जीवाणु होते हैं उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सॉरी, तो दूध में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। देखो इन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है, इन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है, जो दूध की शुगर है, दूध की शुगर कौन सी है, लैक्टोज। इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना। और जैसे ही दूध से ये शुगर थी, इसकी वजह से मीठा लग रहा था दूध, अब क्या हो गया, एसिड। और मैंने बताया था एसिड हमेशा टेस्ट में कैसे होते हैं,
हाँ, कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर, बिल्कुल एकदम सही है। तो दूध में मीठापन किसकी वजह से था? तो कार्बोहाइड्रेट या शुगर की वजह से। और दही खट्टा हो गया। एक बात बताओ, दही में लैक्टिक एसिड आ गया, और एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये दही था और ये दूध था, और दूध को दही में बदला किसने? इस बैक्टीरिया ने बदला। ठीक है, हाई क्वालिटी, हाँ जी बिल्कुल, क्वालिटी सही है, साउंड सही है, साउंड क्वालिटी सब सही है। एक बार मुझे रिप्लाई करके बताएं प्लीज, सब सही चल रहा है? साउंड क्वालिटी हमारी तरफ से तो एकदम बिल्कुल सही है। मैं पीसी में देख पा रही हूँ, मैं बार बार इधर देखती हूँ तो इधर मेरे सामने कंप्यूटर वीडियो चल तो रहा है। राकेश जी, किसने बोला? किसने बोला कि नहीं चल रहा है वीडियो? बिल्कुल चल रहा है, मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, मैं उसमें देखती रहती हूँ, इधर देखती रहती हूँ। जब भी मैं इधर देखती हूँ तो मैं लैपटॉप को देखती रहती हूँ कि वीडियो सही चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, यस यस जी मैम, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, बिल्कुल। अच्छा, जिनका नहीं चल रहा है उनका मेरी साइड से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी साइड से एकदम सही है। ठीक है, बिल्कुल। चलो, हाँ साउंड भी क्लियर है, चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब आके। ऑल इज वेल, ओके ओके राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, दो तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके, अगर कभी पूछे तो ये। अरे रुक रुक के अगर एवीजी चल रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका नेट स्लो है। ठीक है, या फिर आप क्वालिटी लो कर लीजिए, लो क्वालिटी में देख लीजिए। बारिश का पानी स्वीट कब लगता है? अगर आप एसिडिक रेन वाला पानी पी रहे हैं तो वो आपको हल्का सा खट्टा सा लगेगा पानी। बारिश का पानी कभी भी स्वीट नहीं लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। अब देखो, आप पीते हैं दूध। आप दूध क्यों पीते हैं? तो ध्यान से सुनना, आप दूध क्यों पीते हैं? क्योंकि दूध में होता है प्रोटीन। आपने दूध पिया, और जब दूध का पाचन हो जाता है, दूध का जब डाइजेशन हो जाता है, मिल्क का डाइजेशन कौन करता है? तो एक एंजाइम करता है। ध्यान से सुनना, ये दूध को पचाने वाले एंजाइम का नाम होता है रेनिन। ये बात आपको याद रखनी है, दूध को पचाने वाले एंजाइम का नाम होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध का डाइजेशन करता है। ठीक है, और दूध को पचाने के बाद दूध से हमें क्या मिलती है? तो दूध से हमें प्रोटीन मिलती है। और दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दूध में केसीन प्रोटीन होती है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूध का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, दैट इज रेनिन एंजाइम। और दूध में से कौन सी प्रोटीन मिलती है? तो केसीन प्रोटीन। अब सुनो ध्यान से, देखो अब सुनो ध्यान से, कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछे दूध में कौन सी शर्करा, मिल्क में कौन सी शुगर, कौन सी कार्बोहाइड्रेट, कौन सी? आंसर क्या होएगा? लैक्टोज। दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। दूध का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम बताओ, रेनिन एंजाइम। दूध को प्रोटीन में बदलने वाले एंजाइम का नाम तो भी रेनिन। और दूध से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ये ओल्ड मैन में कम होता है रेनिन। हाँ जी, अभी बता देती हूँ मैं। देखो, जो रेनिन होता है वो बच्चों में ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दूध ज्यादा पीते हैं, तो उनमें रेनिन ज्यादा बनता है। ठीक है, अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं, मतलब ऐसे डेली रूटीन में अगर आप दूध नहीं पी रहे, तो ये रेनिन जो है वो निकलना कम हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है बच्चों में कौन सा एंजाइम सबसे मात्रा में बनता है, सबसे अधिक मात्रा में? तो कौन सा? रेनिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। अब नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड आपका कंप्लीट हो गया है। ध्यान से सुना करो, बस चुपचाप पढ़ लो, अभी चुपचाप, कमेंट करने में ध्यान मत दो। अब बोलो, मैंने एक एक चीज बोर्ड पे लिखी है, एकदम क्लियर, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, फिर भी बच्चे देखो कैसे कर रहे हैं कि हमें पीडीएफ नहीं दी, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। अरे मैंने आपसे जो कमिटमेंट की है पीडीएफ देने का, तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ चैप्टर्स की मेरे पास पीडीएफ तैयार है, ऐसी बात नहीं है। 80% मेरे पास पीडीएफ तैयार है, बट एक दो चैप्टर्स हैं जिनकी नहीं है, तो वो हम करके दे देंगे। ठीक है, बोरिंग वाटर कैसा होता है? एसिडिक या बेसिक? बोरिंग वाटर एसिडिक होता है सर। ठीक है मैम, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने ही की थी, बट डीएनए का मॉडल किसने दिया था? दोनों न्यूक्लिक एसिड की खोज डीएनए आरएनए फ्रेडरिक मिशर ने की थी, बट डीएनए का मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया, और आरएनए का मॉडल जिसने खोज की उसी ने दिया। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलो। यहाँ पर नेक्स्ट एसिड का नाम लिखती हूं मैं, ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान से सुनना, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगे मैं आपके। ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा ये बताओ, तुम लोग
तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ के? तुम लोगों को पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साइंस स्पेशल बैच में जल्दी बताओ मुझे, इस बात का जवाब दो मुझे, पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम्स कोचिंग के साथ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए ना। नहीं, टाइम वाइम कुछ चेंज नहीं होगा, अभी कोई चेंज करने का नहीं सोचा है हमने, ठीक है? जल्दी बताइए। हाई जोश, अच्छा जोश हाई है आप सबका, अरे वाह बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो मैं इतने में पानी पीती हूँ, आप बताइए। कभी कभी बीच में बात कर लेना भी अच्छा है। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैं बिल्कुल बताऊंगी, उसके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, भी मैंने पढ़ लिया है। मस्त है चलो ठीक है, सबको मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ मैम पूछो ही मत, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे वाह चलो। बहुत मजा आ रहा है, अरे वाह, सबको मजा आ रहा है। तो आज से मैं एक बात बता देती हूँ मैं आपको कि आज से हमारा एक जीएस स्पेशल का बैच भी स्टार्ट हुआ है, जिसकी टाइमिंग 2 शिफ्ट में होता है। एक मॉर्निंग में 9:30 से 11 है, एक सब्जेक्ट आपका 9:30 से 11 चलेगा, और एक आपका चलेगा 3:30 से 5, 3:30 से 5, ठीक है? तो आप अगर जिसको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उसमें भी साइंस होगी, तो वो आपको आप उस पर अपना रजिस्टर करवा सकते हैं जीएस स्पेशल में, ठीक है? आप दोनों नहीं सुरजीत जी, मैं और रवि सर नहीं, हमारे बैच में, हमारे कोचिंग में सिर्फ क्वालिटी वाली फैकल्टीज़ हैं। हमने ऐसे वैसे फैकल्टी को उठा भी नहीं रखा है ना, हम ऐसी वैसी फैकल्टी कभी लाएंगे। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई आएगा तो हमेशा 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 आपको, अच्छा कोई पूछे दूध गर्मी में फट क्यों जाता है? क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पनप जाते हैं और बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैम आप पढ़ाएं और मज़ा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ उसमें भी साइंस होगी, पर डिटेल में साइंस नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है? मज़ा नहीं, सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है। हम लोगों ने बैच बनाया ही क्या है, आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेने के लिए ही बनाया है, ठीक है? तो कोई भी आपका फ्रेंड वेंड हो जिसको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हमारे एक से एक बढ़ के टीचर हैं। आप अगर ज्योग्राफी वाले सर की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में अमन अर्जुन सिन्हा सर पढ़ा रहे हैं, जो 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, और उनकी ज्योग्राफी का तो लेवल इतना है कि मैं आपसे मतलब कमिट करके आपको बोल सकती हूँ कि मतलब इस मार्केट में छोड़ो, मतलब मैंने उनसे अच्छा टीचर नहीं देखा। जितना कंटेंट उनके पास है सर किसी के पास नहीं है। बात करूँ मैं इकोनॉमिक्स वाले टीचर की, अपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं भरत सर गोल्ड मेडलिस्ट हैं इकोनॉमिक्स में, और इतना अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ पूरा इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर सब पढ़ाते हैं, ठीक है? और उसके बाद आपके पॉलिटी वाले एसएल सर, वो तो इतने एक्सपीरियंसड है, वो तो मतलब आईएएस वाला मटेरियल है ना, फिर भी यहाँ पढ़ा रहे हैं वो, मतलब अलग बात है, ठीक है? हिस्ट्री के आपने देखे होंगे डेमो, तो सारे टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ मैम पीसीएस में बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, पीसीएस में मैम पेपर लाकर दिखाऊंगी आपको पीसीएस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ठीक है चलो। हाँ मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स का बैच भी आ रहा है ना, हाँ मैथ्स का 11 अप्रैल से बैच आ रहा है, ठीक है? हाँ और जियो वाले, अच्छा सारे टीचर्स को, अरे मैं बताता रही हूँ इतने। मैम आप लोगों की प्रॉपर गाइडेंस में सिलेक्शन पक्का होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। हम लोग सिर्फ क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, इतना मुझे पता है। चलो चलो आगे स्टार्ट करें अब। हाँ चलो हो गया। अब आइए वापस ऑक्जेलिक एसिड में, ऑक्जेलिक अम्ल में, ऑक्जेलिक अम्ल में। अब ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है? देखो ऑक्जेलिक, अरे वाह कुणाल रावत जी बहुत अच्छी बात है। चलो अब बाद में बात करेंगे, मैं आप लोगों से बात भी करती रहूंगी, ऐसा ना लगे कि भैया मैं पढ़ा रही हूँ, एक बंद रूम में पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बात भी करेंगे बट अच्छा देखो अमरपाल जी कह रहे हैं मैम डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। अरे अमरपाल जी हमने क्या टाइम वेस्ट कर दिया? हर तरीके के बच्चे हैं ना, एक तो बच्चे इतने ज़्यादा हैं इस बैच में, ऊपर से हर वैरायटी के बच्चे हैं, किसी को क्या पसंद है किसी को क्या पसंद है। अरे वाह अमरपाल जी आपका हुक्म सर आँखों पे, बिल्कुल नहीं करेंगे अब, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है? इंग्लिश भी होगा, इंग्लिश का बैच भी आएगा बहुत जल्दी। चलो आप पढ़ो यहाँ पर। देखो ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में, टोमेटो में, टोमेटो के सीड में ज़्यादा होता है, टमाटर के बीज में होता है। एक तो ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में भी होता है, टमाटर के छिलके में और टमाटर के बीज में ज़्यादा होता है, ठीक है? चलो अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, और ये होता है ऑक्जेलिक एसिड पालक में, स्पिनच पालक में भी होता है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए पालक में कौन सा एसिड या टमाटर के बीज में कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है? अब पहले तो इस एसिड का एक यूज याद करो जो बहुत बार क्वेश्चन में आता है।
ठीक है। देखो, एक तो इस एसिड के बारे में आप एक बात याद करो, इस एसिड का यूज कब किया जाता है? जब आपके कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए, रस्ट रिमूवल, ये एज ए रस्ट रिमूवल यूज किया जाता है जंग का दाग हटाने के लिए। जंग का दाग हटाने के लिए आपके कपड़े पर कभी भी जंग का दाग लग जाए, ठीक है, आपके कपड़े पर कभी भी जंग का दाग लग जाए तो आप क्या करें, आप अपोलो फार्मेसी पे जाएं, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, तो आप वहां से क्या करें, आप वहां से ऑक्जेलिक एसिड की बोतल लेकर आएं, ठीक है, वहां से ऑक्जेलिक एसिड की बोतल लेकर आएं और उस ऑक्जेलिक एसिड की बोतल में से ऑक्जेलिक एसिड निकालकर जो जंग का दाग लगा है उसके ऊपर रगड़ लें, तो वहां से सही हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग तो नहीं करवाते, हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देते हैं अपन लोग, तो ड्राई क्लीनिंग वालों के पास इस ऑक्जेलिक एसिड की बोतल होती है। अब जंग क्या होता है, जब आयरन को आप ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में रख देते हो तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, आयरन लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, Fe2O3.XH2O, ये जंग का फॉर्मूला होता है, ये सब हम बाद में बताएंगे। तो आप बस इतना याद रखो, जब भी हमारे कपड़े पे जंग का दाग हट जाए तो हम किस एसिड से रिमूव कर सकते हैं? ऑक्जेलिक एसिड से। हाँ, आप टमाटर भी रगड़ सकते हैं उसके ऊपर, पालक का पानी बनाकर पालक भी रगड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपने सुना होगा कि टमाटर खाने से, टमाटर के बीज खाने से पथरी हो जाती है, ठीक है, टमाटर के बीज खाने से पथरी हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, पथरी कैसे हो जाती है? पथरी को क्या बोलते हैं हम? स्टोन बोलते हैं। अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि पथरी होती कैसे है, ठीक है, ध्यान से सुनो पहले, पथरी होती कैसी है, ठीक है। देखो कैसे पथरी होती है, स्टोन, स्टोन कैसे होती है? तो स्टोन का कभी भी आपसे केमिकल नेम पूछे, हाँ पूछा भी जाता है बहुत बार कि पथरी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पथरी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, याद करेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। पथरी का कभी भी केमिकल नेम पूछे तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब देखो मैम, पथरी बनती कैसे है, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार मैं तो ऐसा कुछ खाता ही नहीं हूँ कि मुझे पथरी हो जाती है, पता नहीं किस चीज़ से पथरी हो जाती है। तो उन लोगों को एक्चुअल में नॉलेज नहीं होता है कि कैसे कैसे हो जाती है ये पथरी। देखो ध्यान से सुनो कैसे होती है पथरी। आपके बॉडी में अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है, कैल्शियम क्या होता है? तो एक मिनरल होता है, एक खनिज पदार्थ होता है। तो आप सामने वाले को क्या क्या जवाब दोगे? कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है? तो मैम कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है, मैम कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है, कैल्शियम हमारे दांतों में होता है, दांतों में होता है, उसके बाद कैल्शियम हमारे बालों में होता है, हमारे नाखूनों में होता है कैल्शियम। ये जवाब दोगे आप, ठीक है। हमारी हड्डियों में होता है कैल्शियम, दांतों में होता है, नाखूनों में होता है, बालों में होता है। बट आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कैल्शियम कहाँ होता है, तो आपको एक पढ़े लिखे इंसान की तरह जवाब देना है। आपको बोलना है कि हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, ब्लड में भी कैल्शियम होता है, ब्लड को बोलते हैं रुधिर, ठीक है। तो ये तो हर कोई बता देगा। कैल्शियम कार्बोनेट अलग होता है, CaCO3 अलग होता है सर, ठीक है। ये तो हर कोई बता देगा कि कैल्शियम बालों में, नाखूनों में, दांतों में, हड्डियों में होता है। बट आपको जवाब क्या देना है? कैल्शियम मैं आगे आपको बायो की क्लास में बहुत बार पूछने वाली हूँ कि बताइए कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है। तो आप सबसे पहले आंसर क्या करेंगे? हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, ठीक है। तो आपके ब्लड में क्या है? कैल्शियम। आपके ब्लड में आप बाहर से ऐसी चीज ज्यादा खाते हैं जिसमें कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब आप कैल्शियम ज्यादा खाते हैं तो जितना रिक्वायरमेंट आपकी हड्डियों को है उतना रिक्वायरमेंट हड्डियां पूरी कर लेंगी, बालों को, नाखूनों को, इनको सबको है उतना हो जाएगा कैल्शियम, इन सबके पास चला जाएगा। देन जो एक्सेस कैल्शियम है, वो एक्सेस कैल्शियम कहाँ पर आकर रुक जाता है? तो ब्लड में आकर रुक जाता है। तो जब आपके ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, इस स्टेज पर जब आपके ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा है तो इस स्टेज पर आपने एक दो बार पालक पनीर खा लिया, आपने खा लिया टमाटर, टमाटर का छिलका, टमाटर के बीज खा लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से इन दोनों की फॉर्म में कौन सा एसिड खाया आपने बाहर से? तो ऑक्जेलिक एसिड खा लिया इन दोनों की फॉर्म में। तो वो ऑक्जेलिक एसिड जो आपने बाहर से खाया है उसका पाचन नहीं होगा, उसका डाइजेशन नहीं होगा, वो एज इट इज
वो टमाटर का छिलका या टमाटर का बीज या जो वो पालक जो आपने खाया है ऑक्जेलिक एसिड की फॉर्म में, वो एज इट इज उसका पाचन नहीं होगा, एज इट इज आकर वो ऑक्जेलिक एसिड इस कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा, इस कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड बोले तो टमाटर, टमाटर का बीज, टमाटर का सारा वो सब है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड आकर किसके साथ जुड़ गया? कैल्शियम के साथ। कैल्शियम पहले ही था, ऑक्जेलिक एसिड आकर जुड़ गया, ऑक्जेलिक अम्ल आकर जुड़ गया। ये दोनों जब जुड़ते हैं तो गांठ बना लेते हैं, गांठ की फॉर्म में आ जाते हैं। उस गांठ को ही क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं। और उसी गांठ को हम क्या बोला जाता है? राज बहादुर जी, एसएससी का बैच बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो उसी एसिड को, और ये ऑक्जेलिक एसिड जब आकर कैल्शियम के साथ जुड़ता है तो उसको क्या होता है कि आपका गांठ बन जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम जुड़ेंगे, उसी गांठ को आप क्या बोल देते हैं? उस गांठ को हम बोल देते हैं स्टोन। और उस जब कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड जुड़े हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बना है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट की गांठ को ही हम क्या नाम देते हैं? स्टोन। स्टोन, ठीक है, स्टोन, ठीक है, हो गया। अब देखो आपसे कैसे क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ क्यों पढ़ा रही हूँ। आपसे पूछे कि पथरी का केमिकल नेम क्या होता है, तो पथरी का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। आपसे पूछे पथरी कौन से खनिज पदार्थ की वजह से होती है, कौन सा मिनरल स्टोन कॉज करता है? कैल्शियम। कहाँ का कैल्शियम? ब्लड का कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम, कौन सा एसिड आपको पथरी कोज करता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? टमाटर में और पालक में, टमाटर के बीज में और टमाटर के छिलके में ज्यादा होता है, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये आपका पथरी बन चुका है, स्टोन। अब ये पथरी क्या होएगा? आपके ब्लड के अंदर घुल जाएगा, और ब्लड में घुलकर हो सकता है आपकी किडनी में जाकर जम जाए, तो डॉक्टर बोलेगा आपको किडनी स्टोन हो चुका है। हो सकता है ये आपके गोल ब्लैडर में जाकर जम जाएगा। गोल ब्लैडर को क्या बोलते हैं? पित्त की थैली, जो लीवर के साथ जुड़ा हुआ होता है। और हो सकता है ये आपके लंग्स में जाकर जम जाए, फेफड़ों में, तो लंग्स में स्टोन हो जाएगा। हो सकता है ये लीवर में जाकर जम जाए तो लीवर में स्टोन हो जाएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्टोन होते हैं वो हमेशा गोल ब्लैडर वाले होते हैं। 90% इंडिया में गोल ब्लैडर वाले स्टोन ही होते हैं। और बोलते हैं ना स्टोन, जब स्टोन होता है तो बोलते हैं ना बियर पी लेनी चाहिए, है ना। गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर का मतलब क्या होता है? गॉल ब्लैडर का मतलब होता है पित्त की थैली, पित्त की थैली, ठीक है, पित्ताशय, जिसको बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि जब आपको स्टोन है तो आपको कहा जाता है बियर पी लो। आपके दोस्त वगैरह, आपकी कम्युनिटी में, हम इंडियंस की ऐसी सोच बनी हुई है कि जब हमें पथरी होती है तो हम बियर पीते हैं तो पथरी खत्म हो जाती है। तो मैं एक बात बता देती हूँ आपको, बहुत रेयर चांसेस होते हैं गॉल ब्लैडर वाली पथरी जो बियर से रिमूव हो सकती है। नहीं होती है, इतनी इजीली नहीं होती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर तक तो बियर बहुत रेयरली पहुंचती है। और बियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बियर जो होती है, अल्कोहल होता है, वो सॉल्वेंट नेचर का होता है, वो घुलाने का काम कर देता है। हाँ, छाछ पियो, लिक्विड चीज ज़्यादा पियो, चुकंदर का जूस पियो, ककड़ी का जूस पियो, ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो बियर वाली मेंटेलिटी को थोड़ा सा रिमूव कर दीजिए अपने दिमाग से। पी पी कर बेवड़े हो जाओगे और कोई भी पथरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर डॉक्टर आपका गॉल ब्लैडर काट देता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी स्टेज पर ही अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप या तो लेजर करवा लें या प्रॉपर सर्जरी करवा के उसको रिमूव करवा लें, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस एसिड का नेक्स्ट यूज, और जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। ये एसिड, अच्छा एक तो ये हो गया, ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, ठीक है। तो पथरी का केमिकल नेम वो, ये कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम कहाँ का कैल्शियम? ब्लड का। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। हल्दी का येलो कलर कैसे रिमूव करें? तो हल्दी के ऊपर कोई बेसिक चीज डालिए तो वो हट जाता है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम गाय के दूध में पीलापन किसकी वजह से होता है? गाय का दूध आपने देखा होगा हल्का सा पीला पीला होता है, तो याद रखना। देखो देखो गाय का दूध में जो पीलापन होता है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, उसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। लाइट येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू राइबोफ्लेविन पिगमेंट। लाइट येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू राइबोफ्लेविन पिगमेंट। गाय के दूध का हल्का पीला रंग राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण होता है। गाय का हल्का पीला रंग राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो यहाँ से आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट इस ऑक्जेलिक एसिड से आपको क्या बात याद रखनी है, इस एसिड का यूज कहाँ होता है? इस एसिड का यूज होता है ब्लड बैंक में। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, ब्लड बैंक में ये एसिड यूज होता है। ब्लड बैंक में क्यों यूज होता है? देखो आपने सुना होगा हमारे ब्लड में क्लोटिंग होती है। क्लोटिंग कहाँ होती है? तो जहाँ चोट लगती है वहाँ पर क्लोटिंग होती है। रीढ़ का थक्का जमता है। क्लोटिंग क्या होता है? सारे के सारे प्रोटीन्स आपस में जम जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ये एसिड क्या करता है, ऑक्जेलिक एसिड, ये यूज किस फॉर्म में होता है ब्लड बैंक में? तो ये यूज होता है सोडियम ऑक्जेलेट की फॉर्म में। और ब्लड बैंक में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड है वो खून को जमने से रोक देता है। विटामिन B12 तो अलग होता है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ब्लड बैंक में ब्लड को जमने नहीं देने वाले एसिड का नाम बताओ। ऑक्जेलिक एसिड किस फॉर्म में? सोडियम ऑक्जेलेट। या कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने वाले केमिकल का नाम बताओ। क्या? सोडियम ऑक्जेलेट। इतने सारे पॉइंट्स आपको किससे याद रखने थे? लैक्टिक एसिड से, ठीक है। मुझे लगता है सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और ऐसा कुछ तो है ही नहीं कि आपको क्लियर ना हुए हों, ठीक है। इसी एसिड का यूज होता है कपड़ों से जंग का दाग हटाने में। इसी एसिड का यूज होता है ब्लड बैंक में खून को अच्छा रखने के लिए, अच्छा बोले तो खून को जमने से रोकने के लिए, खून की क्लोटिंग ना हो, इसलिए इसको यूज करते हैं। किस फॉर्म में? सोडियम ऑक्जेलेट। अच्छा देखना, ध्यान से सुनना, कैल्शियम ऑक्जेलेट तो क्या होता है? पत्थरी। और सोडियम ऑक्जेलेट क्या होता है? वो ब्लड बैंक में यूज होता है। और कहाँ पर होता है ये ऑक्जेलिक एसिड? तो टमाटर के बीज में और पालक में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर एसिड लिखो, कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट एसिड कौन सा है? तो कार्बोनिक अम्ल, हिंदी में बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक एसिड वैसे तो इनके फॉर्मूले नहीं पूछता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ H2CO3, ठीक है। हिपैरिन हमारे बॉडी में होता है राहुल जी, बट ब्लड बैंक में थोड़ी ना हिपैरिन होगा। आगे पढ़ाएंगे सब, आप कंफ्यूज मत हो, आगे मैं बताऊंगी सारा, ठीक है। विटामिन K होता है सुरजीत जी, आप वैसे भी कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। H2SO3, ये कार्बोनिक एसिड कहाँ यूज होता है? तो कार्बोनिक एसिड यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और सॉफ्ट ड्रिंक्स को हिंदी में बोलते हैं पेयजल। सॉफ्ट ड्रिंक बोले तो कोका कोला, थम्स अप, ये सब, ठीक है। तो कैसे देखो, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप खोलते हैं तो एक गैस रिलीज होती है, गैस निकलती है। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बट एक बात याद रखना, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सी होती है? उसमें होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। चिप्स के पैकेट में जो भरी हुई होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होती है, बट जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों यूज करते हैं? एज ए फर्मेंटेशन, और साथ में H2O, पानी, कोल्ड ड्रिंक में पानी तो होता ही है, तो ये दोनों रिएक्ट करके कौन सी गैस बना लेते, कौन सा एसिड? H2CO3। और H2CO3 को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनिक एसिड। तो याद रखना है कार्बोनिक एसिड कहाँ होता है? तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, हाँ, एज ए प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ से एसिड देखो, नेक्स्ट को आपको एसिड कौन सा पढ़ना है? तो नेक्स्ट एसिड है टार्टेरिक एसिड, ठीक है। ये कुछ एसिड्स हैं जिनके ऐसा काम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा एसिड होता है, ठीक है। तो कभी भी पूछे टार्टरिक एसिड किसमें होता है, तो टार्टरिक एसिड किसमें लिखूं? तो टार्टरिक एसिड होता है टैमरिंड में। और टैमरिंड क्या होता है? इमली होता है। अब यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PCS के लेवल का क्वेश्चन है ये। आप
आपने कभी केक बनाया होगा घर पे या पेस्ट्री बनाई होगी, तो आप केक में फर्मेंटेशन के लिए, ताकि बहुत दिनों तक वो पड़ा रहे, अच्छा सेफ रहे, और प्लस आपने देखा होगा केक को फुलाने के लिए, केक में सॉफ्टनेस लाने के लिए, फुलाने, उसको फ्लफी बनाने के लिए, या पेस्ट्री को फ्लफी बनाने के लिए आप कौन सा वहां पर सोडा यूज करते हैं? तो NaHCO3। अभी तक आपको नाम याद हो गया होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्वेश्चन ये भी आता है केक बनाने में कौन सा सोडा यूज होता है? तो कौन सा? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, केमिकल नेम दोनों का सेम होता है, ठीक है, ये यूज होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, आप कभी सोडे को चखना, आप सोडे को, बेकिंग पाउडर को चखना हाथ में लेकर, बहुत कड़वा लगेगा आपको, बहुत बिटर होता है ये, बहुत कड़वा होता है। क्यों? क्योंकि जो सोडे होते हैं वो हमेशा बेसिक नेचर में होते हैं, वो हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और क्षार हमेशा चखने पे कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं, बिटर लगते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको हम केक में यूज करते हैं, केक में फ्लफी बनाने के लिए केक को, प्लस केक को फर्मेंटेशन, एज ए फर्मेंटेशन भी काम करता है, तो यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। तो केक में कौन सा सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो मैम आप तो बोल रही हो ये सोडा डाला, तो सोडा तो कड़वा होता है, तो कड़वा होना चाहिए, बट केक तो मीठा होता है। तो एक्चुअली वहां पर क्या किया जाता है, केक बनाते समय पर इस सोडियम बाइकार्बोनेट की बिटरनेस को डिक्रीज करने के लिए, इस बेकिंग सोडे के कड़वापन को कम करने के लिए वहां पर साथ में कौन सा एसिड मिलाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केक बनाते समय जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या बेकिंग पाउडर होता है, उसके कड़वापन कम करने के लिए कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। क्यों? तो टू डिक्रीज बिटरनेस ऑफ बेकिंग पाउडर, टू डिक्रीज बिटरनेस ऑफ बेकिंग पाउडर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस एसिड का ऐसे बाकी कोई यूज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इमली में कभी पूछे टैमरिन में कौन सा? टार्टरिक एसिड, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम, साउंड तो एकदम करेक्ट है, यहाँ से साउंड बिल्कुल सही है। हिमांशु जी आप अपना थोड़ा सा मोबाइल का साउंड चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछे लेमन में, लेमन, ऑरेंज, ऑरेंज बोले तो संतरा, या आपसे पूछे आंवला, या पूछे, चलो आंवला में भी होता है थोड़ा बहुत, या आपसे पूछे ग्रेप्स में, ग्रेप्स क्या होते हैं? अंगूर, अंगूर में, ठीक है, नींबू में, संतरे में, आंवले में, ग्रेप्स में, अंगूर में कौन सा एसिड होता है? तो बहुत अच्छे से पता है आपको, सिट्रिक एसिड। अच्छा, आंवले में दोनों एसिड होते हैं, ध्यान से सुनना। आंवले में मैं अलग से लिख देती हूँ, आंवला में सिट्रिक एसिड भी होता है और आंवला में अस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। तो दो बोथ वाला ऑप्शन आपको हमेशा लेकर चलना है, अस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर है? हाँ मैं एकदम अच्छी हूँ दीपक शर्मा जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आपसे पूछे गेहूं में कौन सा एसिड होता है, वेट में कौन सा एसिड होता है? तो गेहूं में होता है ग्लूटेनिक अम्ल, ग्लूटेनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड। तो ये लिख देंगे आप, सेम नाम हिंदी में, ग्लूटेनिक एसिड। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां से आपसे पूछा जाता है कि एप्पल में, एप्पल, सेब में कौन सा एसिड होता है? तो सेब में होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, मैलिक एसिड। नेक्स्ट आपसे पूछे कि जो पेन किलर्स होती हैं, पेन किलर्स, जैसे एक डिस्प्रीन आती थी पहले जिसको बैन कर दिया, डिस्प्रीन। तो इन पेन किलर्स में, पेन किलर्स होती हैं दर्द निवारक दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ, ठीक है। तो इन सब में डिस्प्रिन को बैन कर रखा है ना, तो क्यों किया था? क्योंकि उसमें सैलिसैलिक एसिड था, सैलिसैलिक एसिड। और सैलिसैलिक एसिड है वो आपके लीवर में एक सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, हेपेटिक सेल्स, उन सबको नष्ट करने का काम कर रहा था, लीवर को खराब करने का काम कर रहा था, इसीलिए सैलिसैलिक एसिड डिस्प्रिन को बैन कर रखा है। मिलने को आज भी मिल जाती है, क्योंकि इंडिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बैन होती है वही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि जो रेड कलर वाली आंट होती हैं, रेड आंट, लाल कलर वाली चींटी, चींटी में कौन सा एसिड होता है? तो चींटी में
फोमिक एसिड होता है। फोमिक एसिड जो फोमिकस वर्ड से आया है, अरेबियन लैंग्वेज में फोमिकस का मतलब होता है चींटी, रेड आंट, ठीक है, रेड आंट। तो फोमिक एसिड, फोमिक एम्ल। अच्छा, फोमिक एसिड और मिथेनोइक एसिड दोनों सेम ही होते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में मिथेनोइक एसिड भी आ सकता है, तो भी आप सही कर देंगे। नेक्स्ट आता है, जो आप मक्खन खाते हैं, जो आप बटर खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें होता है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो में दो होते हैं। मैंगो में एक तो होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एप्पल में भी होता है और मैंगो में भी होता है, आम में भी होता है। प्लस जब कच्चा आम होता है, कैरी, कच्चा आम बोलते हैं, तो कैरी, तो कैरी में, ठीक है, तो कैरी में मैलिक एसिड, मैलिक एसिड मैंगो में होता है, और मैलिक एसिड के साथ साथ उसमें आम, कच्चे आम में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ये इतने सारे आपको एसिड भी याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे ब्लड में कौन सा एसिड होता है? एक बात बताओ, ब्लड में होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड्स। बी के स्ट्रिंग में यही होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो ब्लड में होता है अमाइनो एसिड या एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। ये इतने सारे आपको क्वेश्चन सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। एसिड बेस में, सॉल्ट में इतने सारे आपको एसिड्स याद रखने हैं, ठीक है, इतना सारा याद रखना है। सोडे वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसमें H2CO3 कार्बोनिक, सोडे में भी कार्बोनिक एसिड यूज होता है भास्कर जी, ठीक है। इतने सारे आपको एसिड्स याद करने हैं। ये आपका एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर में एसिड वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बहुत सारे एसिड्स के बारे में बताया है। अच्छा, चाय में कौन सा होता है? एक ने पूछा चाय में होता है टैनिन एसिड, टैनिन एसिड। ये चाय में होता है, टैनिन होता है, टैनिन, टैनिन एसिड होता है, ठीक है। इतने सारे एसिड्स आपको याद करने हैं। हाँ, 4-5 एसिड्स और भी होते हैं, वो यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं आपको, वो आगे पढ़ने हैं, ठीक है। मैलिक एसिड सर थोड़ा सा मीठा होता है। सर राहुल जी ने पूछा मैलिक एसिड सिट्रिक एसिड में हमें डिफरेंस बता दो। तो मैलिक एसिड हल्का सा मीठापन होता है मैलिक एसिड में, बट सिट्रिक एसिड खट्टा होता है। सिट्रिक एसिड की पीएच होती है 2 से लेकर 2.5 के बीच में, तो पीएच कम है तो उतना ज़्यादा खट्टा होगा वो। और जो मैलिक एसिड होता है वो 4.5 से 5.5 की रेंज का होता है, इसलिए वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है। तो जब आम पक जाता है तो उसमें मैलिक एसिड हो जाता है, और जब आम कच्चा होता है तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इतने आपको एसिड्स याद करने थे, ठीक है। अभी आपके एसिड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ बेस, बेस बोले तो क्षार, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेस। बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो मैं आपको सब लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। बेस क्या होते हैं? जिनका मैम, जिनमें कौन से आयंस हो? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, ठीक है। बिच्छू के डंक में भी आपका मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। गुड इवनिंग मैम, आप भी मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। अरे ध्यान दे रही हूँ, मैं सब पे दे रही हूँ। अभी रुकिए, थोड़ा पढ़ने दीजिए, अभी थोड़ा टाइम है, 10 मिनट और, फिर आपके डाउट भी लूँगी मैं आपके, ठीक है। तो बेसिस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं? तो मैम ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन हो, OH नेगेटिव आयन्स हो, उनको हम बेस बोलते हैं। और बेस का pH कितना होता है? 7 to 14 होता है। और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं बेस। तो ये सब बेस की प्रकृति होती है, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में सारी कुछ बता चुकी हूँ। अब देखो, आपको एक एक करके बेसिस पढ़ने हैं सारे, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ, कुछ बेसिस के नाम लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है। चलो, सबसे पहला मैंने यहाँ पर बेस स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट करूँ? चलो इससे स्टार्ट करते हैं। MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। इस बेस का नाम क्या होता है? तो इस बेस का नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस बेस का नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो OH है, OH आयंस लग गए तो क्या हो गया? वो बेस हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पहला बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
इसकी मैंने आपको पीएच लिखवाई थी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी बताई थी मैंने, याद करो, मैंने बताया था 10.5। अब दूसरा, इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बस होता क्या है बेसिकली, इस क्रीमिश कलर का होता है, थोड़ा सा ये दूध कलर का होता है, तो बस इसका मैंने इसको बोल दिया हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, थोड़ा सा दूध के कलर का होता है, क्रीमिश, जब इसके पाउडर को पानी में डालते हैं तो क्रीमिश कलर का हो जाता है, पाउडर जैसा हो जाता है, तो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशिया का दूध किसे कहा जाता है, मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो कौन सा, MgOH ट्वाइस। ठीक है, पीएच कितना, तो 10.5। नेक्स्ट देखो, ये कहाँ होता है, तो ये होता है बेस, ये बेस पाया जाता है इनो में, इनो समझ रहे हैं, ठीक है, तो इनो में, इनो जब आपको एसिडिटी होती है तो उसके अगेंस्ट आप इनो पीते हैं, ठीक है, इनो में। दूसरा, या फिर आप एक टैबलेट खाई होगी आपने कभी ना कभी, डाइजीन की टैबलेट, ठीक है। देखो ये एक बेस है, आपको पहली बात तो एसिडिटी हुई, एसिडिटी किस एसिड की वजह से होती है, मैं बता चुकी हूँ, HCl की वजह से। जब आप खराब खाना खा जाते हैं, आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है, तब आपका स्टमक जलने लग जाता है, क्योंकि HCl का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो पेट जलेगा, तो आप उस स्टेज पर या तो इनो खाएंगे या आप डाइजीन खाएंगे। इनो और डाइजीन क्या है, बेस हैं, तो ये एसिड है, और जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, सोल्ट प्लस पानी, H2O, तो यहां से सोल्ट और पानी बन जाता है और सही हो जाता है आपका पेट। ठीक है, तो ऐसे केमिकल जो एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, जो एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, उनको कहा जाता है एंटा एसिड, एंटा एसिड। और एंटा एसिड की हिंदी होती है प्रति अम्ल, प्रति अम्ल, अम्ल के प्रति विपरीत काम करने वाला। ठीक है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एंटा एसिड आपसे कभी भी पूछे कि कौन सा एक क्षार है, कौन सा एक बेस है जिसका उपयोग एज ए एंटा एसिड किया जाता है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या क्वेश्चन पूछे कि इनो में और डाइजीन की टैबलेट में कौन सा क्षार होता है, तो कौन सा क्षार होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अच्छा देखो, एक और भी क्षार होता है जिसको कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस। इसका उपयोग भी एज ए एंटा एसिड कर सकते हैं आप, एज ए एंटा एसिड। बस डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा महंगा आता है ये। इंडिया में जो इनो आता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, कभी भी इनो के पीछे देखना लिखा हुआ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बट कभी भी आप बाहर की कंट्री का कोई आप वो खरीदेंगे, इनो खरीदेंगे, तो उनमें पीछे लिखा होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वहाँ पर जो बेस होता है वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन कौन से क्षार हैं, कौन कौन से बेस हैं जो अरे सेल का PDF हिंदी में अपलोड तो कर दिया है मैंने, सेल का PDF हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में दे दिया है। हाँ, MCQs इंग्लिश में दे दिए, हिंदी में भी अभी करवा दूंगी मैं। तो ये दोनों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो दोनों एज ए एंटा एसिड काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखूं मैं, नेक्स्ट लिख रही हूं मैं। पहला क्षार था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इनो में और डाइजीन टैबलेट में होता है। अब नेक्स्ट देखो, 2 नंबर पे बेस देखो, 2 नंबर पे जो बेस पढ़ना है आपको वो पढ़ना है जिंक ऑक्साइड, ZNO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ZNO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। देखो इसके 2 नाम होते हैं, इसको जिंकाइट भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज जिंकाइट। अब ये जिंकाइट क्यों कहा जाता है, जिंकाइट जो है वो जिंक मेटल का एक और होता है, और का मतलब होता है एस्क, मेटल। और क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट का वो पार्ट जहां पर एटलीस्ट एक मेटल होती है उसको कहा जाता है और एस्क। एक होता है अलॉय, आगे सब पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो
जिंक ऑक्साइड को जिंकाइट भी कहा जाता है, क्योंकि जिंकाइट इसका एक और होता है, तो इसका दूसरा नाम जिंकाइट होता है, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है फ्लावर ऑफ जिंक। इसको जिंक का फूल भी कहा जाता है, जिंक का फूल कहा जाता है। क्यों? तो कुछ नहीं, बस कहने का कोई रीज़न नहीं है, ऐसे इसका नाम दे दिया फ्लावर ऑफ जिंक। अब आपको तो ये याद रखना है कि इसके यूज़ क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सबसे पहला यूज़ होता है ये आर्टिफिशियल टीथ बनाने में, नकली दांत बनाने में। जब आपके दांत टूट जाते हैं तो आप जो नकली दांत लगवाते हैं वो किसके बनते हैं? जिंक ऑक्साइड के बनते हैं, जिंक ऑक्साइड के बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है नकली दांत किस केमिकल के बनते हैं, तो जिंक ऑक्साइड के। दूसरा, ये जो बेस है वो काम करता है एंटी टैनिंग की तरह, एंटी टैनिंग एजेंट, एंटी टैनिंग एजेंट। एंटी टैनिंग, टैनिंग क्या होती है? जब आप धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन काली पड़ जाती है ना। आप जब धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन काली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है उसका नाम भी सुन लो, उसका कारण भी सुन लो। हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है, दैट इज मिलेनिन। सुना है ना? हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मिलेनिन, और मिलेनिन हमारी स्किन को कलर देता है। मेलानिन हमारे स्किन में प्रोटीन की फॉर्म में होता है और वो हमारी स्किन को कलर देता है। तो हमारी स्किन का कलर जो होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। अगर मेलानिन सही अमाउंट में है तो हम इंडियंस का जो कलर होता है वो कलर है, वो होता है, ठीक है। बट अगर मेलानिन ज़्यादा हो जाता है तो इंसान का थोड़ा सा कलर काला कलर हो जाता है, डार्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर मेलानिन की कमी हो जाती है तो वो इंसान के स्किन पर वाइट कलर के दाग पड़ने लग जाते हैं, वाइट पैचेस बन जाते हैं, सफ़ेद रंग के दाग पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो मेलानिन हमारी स्किन को कलर देता है। बट धूप में, जब आप धूप में जाते हो तो मेलानिन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो आपने देखा होगा काला 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 ऐसे लेयर बन जाती है अपने हाथ के ऊपर। जहाँ पर कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा स्किन की ब्लैक लेयर बन जाती है। बट अगर आपने जहाँ कपड़े पहन रखे हैं तो वहाँ पे सनलाइट पहुँची नहीं तो मेलानिन एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो मेलानिन धूप से एक्टिवेट होकर काला काला कलर दे देता है अपनी स्किन में। तो उस काले कलर को हटाने के लिए हम जो क्रीम यूज़ करते हैं, एंटी टैनिंग क्रीम कहा जाता है उसको, उनको सनस्क्रीम कहा जाता है, सनस्क्रीम, ठीक है। जैसे सुना होगा आपने, जो प्लेयर्स होते हैं, जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, धूप में खेलने से पहले, अगर वो ग्राउंड में धूप है वहाँ खेलने से पहले वो हमेशा सनस्क्रीम लगा के जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा लैक्मे की आती है SPF 32, 30, 24, 20 ऐसे। तो वो क्या होता है, वो सब एंटी टैनिंग क्रीम होती हैं। तो ये जिंक ऑक्साइड कहाँ यूज होता है? एंटी टैनिंग क्रीम बनाने में, धूप से बचाने वाली क्रीम बनाने में जिंक ऑक्साइड का उपयोग होता है। ये सारी बातें आपको जिंक ऑक्साइड से याद रखनी है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? तो एंटी टैनिंग क्रीम बनाने में, एंटी टैनिंग क्रीम बनाने में। नेक्स्ट देखो, यहाँ से आपको क्या याद रखना है। नेक्स्ट जो बेस है वो कौन सा याद रखना है? नेक्स्ट आपको याद रखना है NaOH। NaOH इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कास्टिक सोडा किसको कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। मैंने अभी तक आपको 2 सोडे पढ़ा दिए। एक कौन सा पढ़ाया था? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का मैंने केमिकल नेम क्या बताया था? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, NaHCO3। और दूसरा कौन सा बता दिया आज मैंने? कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। और ये केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि इसका pH वैल्यू कितना होता है? 14, ठीक है। और ये क्या काम आता है? तो ये कपड़े धोने वाली साबुन बनाने में काम आता है, जिनको कठोर साबुन बोला जाता है। कठोर साबुन बोले तो कपड़े धोने वाला साबुन, हार्ड सोप, ठीक है, हार्ड सोप। तो कपड़े धोने वाला साबुन बनाने में
कपड़े धोने वाला साबुन बनाने में। कभी भी क्वेश्चन पूछे कपड़े धोने वाले साबुन का केमिकल नाम बताओ तो आपको क्या बोलना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। और यहीं पर एक बात और सुन लो, देखो आप लोग आपस में बात मत करो। आप ये देखो, एक अजय पाल जी अपने आप में लगे पड़े हैं, हम आगरा में यहाँ के रहने वाले हैं, हम आगरा में यहाँ के रहने वाले हैं। अरे रुक जाओ यार, पढ़ लो, ठीक है। देखो हाँ ये मैं बताऊंगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दीपक शर्मा आप इतने आगे क्यों चल रहे हैं, मैंने बताऊंगी। ये थोथे होते हैं, ये इनका कलर पूछा था। अच्छा ओके 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 ओके, हम बताएंगे सारा। ब्लू कलर वाला कॉपर सल्फेट, नीला कलर वाला, ठीक है, व्हाइट कलर वाला जिंक सल्फेट, सब बताएंगे हम, चिंता मत करो, ठीक है। देखो कपड़े धोने वाला साबुन पूछे तो कठोर साबुन पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछे नहाने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन का नाम क्या होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नहाने वाले साबुन का केमिकल नेम पूछे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और नहाने वाली साबुन का अगर pH वैल्यू पूछे तो वो 12 से लेकर 12.5 के बीच में होता है। और इनको क्या कहा जाता है, तो इनको सॉफ्ट साबुन कहा जाता है, सॉफ्ट सोप कहा जाता है। और मुलायम साबुन, मुलायम, मुलायम साबुन, ये नहाने वाली साबुन होती है KOH, और ये कपड़े धोने वाली होती है कौन सी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ जी हाँ दीपक शर्मा, मैं बताऊंगी सारे। ये जो आपको विट्रियोल है ना, ये ब्लू ग्रीन वाइट सब बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, है ना। थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए आप मुझ पर, सब बताऊंगी मैं आपको। तो आपने कितने बेस पढ़े, आपने 3 पढ़ लिए। पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा जिंक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखो कौन सा है, नेक्स्ट बेस है, नेक्स्ट हो जाएगा क्या, टाइम तो नहीं हो गया है, 7:20 हुआ है। चलो हो जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो ये कल करवाऊंगी मैं, अभी 10 मिनट है, तो 10 मिनट में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप मुझसे बहुत आराम से पूछ सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है उतने से आप डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है हर क्लास के 10 मिनट में मैं आपसे डाउट लूँगी, ठीक है। हर क्लास के 10 मिनट में मैं हमेशा आपसे डाउट वाला पोर्शन रखूंगी। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कल करवा दूंगी, कल भी मैं केमिस्ट्री ही की क्लास लूँगी, तो कल हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, कल पढ़ लेंगे। अभी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, जैसा भी आपका कोई डाउट है तो वैसा डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है, हाँ जी, ट्राइग्लिसराइड जो फैटी एसिड्स होते हैं उनकी फैटी चेन होती है, ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स की चेन को बोलते हैं। अब आपका ऑप्शन क्या था तो हम बता पाएंगे, ऑप्शन देंगे तो। मैम pH कैसे निकालते हैं और एसिड और बेस नाम में डिफरेंस होते हैं कैसे समझे। मोहम्मद शाहिदी आप मतलब पहला क्लास बताया तो था मैंने एसिड बेस के बारे में, आप कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं। मैम प्रैक्टिस बुक कहाँ से ले NTPC के लिए, तो आप घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं, ठीक है। मैम ये फॉर्मूला में जो ऊपर और नीचे नंबर होता है वो क्या होता है, वो उसका वैलेंसी होता है। मैम आप अगर मैम हैं तो आपको उसका वैलेंसी होता है। मैम कैल्शियम ऑक्सीडेट का कैल्शियम क्या कहते हैं, कैल्शियम C, अच्छा कैल्शियम ऑक्सीडेट का फॉर्मूला CA के आगे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H6O6, ठीक है। तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का फॉर्मूला। TNF के बारे में फिर से बताएं, TNF के बारे में क्या बताएं उमेश जी, ट्राई नाइट्रोफेनॉल नाम होता है इसका, ट्राई नाइट्रोफेनॉल। मैम असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं हुए, अच्छा नहीं हुए तो कोई बात नहीं। PDF क्लियर नहीं है, किसका PDF क्लियर नहीं है, जल्दी बताइए PDF कौन सा क्लियर नहीं है, जल्दी बोलिए PDF क्लियर कौन सा नहीं है, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, कौन सा PDF क्लियर नहीं है। मैम PDF सही दे रही हो, आप लोग ऐसा कर रहे क्यों, सही दे रही हो शिवम कुमार जी, PDF सही तो दे रहे हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं आप। मैम आपकी बुक नहीं आती क्या, नहीं मेरा बुक का काम चल रहा है, मेरी बुक की टाइपिंग चल रही है, बहुत जल्दी मेरी बुक आने वाली है, 1 महीना 1.5 महीना तो लग ही जाएगा, है ना। मैम स्टोन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, हाँ इनर ऑर्गन में कब कोई भी हो सकता है। मैम MCQs हिंदी में, हाँ हिंदी में अपलोड करवा देंगे, मैं अभी लैपटॉप से उठाकर वहाँ पर मैं हिंदी में दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका कला क्या कह रहे, कोशिका
अरे कोशिका कला मेम्ब्रेन को कहा जाता है, मेम्ब्रेन को। मैम यह मेरी पहली क्लास है, तो सुरेंद्र जी आप जो पीछे की क्लास हुई हैं अभी तक उन सारी क्लासेस आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया। मैम आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अरे नहीं, हमारी हैंडराइटिंग तो बहुत गंदी है, कोई हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। हिंदी में पीडीएफ सही नहीं है। अच्छा, हिंदी में पीडीएफ इतना तो अच्छा है, सेल वाले चैप्टर का हिंदी में पीडीएफ कितना क्लियर है। इससे क्लियर क्या होगा, इससे क्लियर आप बना लीजिए अपने में, ठीक है। पीडीएफ को टाइप करके दे। अरे नहीं 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 नहीं, इतना टाइम किसी के नहीं है कि किसी के पास नहीं है कि पीडीएफ को टाइप करके देना जी, ना 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 ना। जीव द्रव्य के बारे में बताएं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव होता है वो। ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन, फैट होगा, फैट। सीसाकांत जी मैंने बताया ना, फैटी एसिड्स की चैन होती है तो फैट होगा ऑप्शन में, ठीक है। सेल का पीडीएफ मिला है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन अमित जी अपने आप लगाइए। हमें लगता है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा, नहीं होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैम आप दोनों, अच्छा क्या मैं देख नहीं पाई। कॉफी में बेस होता है, क्वेनिन बेस होता है, कॉफी में क्वेनिन बेस होता है। अनियन में, प्याज में कौन सा एसिड होता है? प्याज में आई थिंक मैलिक एसिड ही होता है, फिर भी मैं चेक करके बताऊंगी। प्याज में जो स्मेल होती है वो तो सल्फर की वजह से होती है। अगर सल्फर है तो हो सकता है डाई सल्फ्यूरिक एसिड। चलो मैं प्याज वाला चेक करके बताऊंगी। मैम आपकी केमिस्ट्री एंड बायो दोनों सुपर हैं, आपने कौन सी पढ़ाई करी है? अरे हिमांशु जी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बताने लगेंगे तो फिर आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। कल वाला पीडीएफ, कल किसका पीडीएफ मिला है जो क्लियर नहीं है? नीरज जी कल मैंने क्या पीडीएफ दिया आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्लियर है। फिर आप क्लास में नोट्स बनवाएं, जैसे कि कैसे हिंदी का सेल का पीडीएफ पढ़ा ही नहीं जा रहा है। अच्छा मैं एक बार चेक करूंगी तो अगर अच्छा, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ सही बोले आप। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से भी। अच्छा सॉरी मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं पाई। मैम लहसुन और प्याज और अदरक में सल्फर की स्मेल होती है वो, ठीक है। वो सब में, इन तीनों में जो स्मेल होती है, जो झंझनाहट होती है वो सल्फर की होती है। मैम कैमर से सही पिक नहीं लिया गया है, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करके फिर मैं अच्छी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी आप नोट्स बना भी सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। अगर कुछ है भी मैम प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट ओनली सी कमेंट्स इन लास्ट। हाँ जी बिल्कुल, मैं लास्ट के 10 मिनट में ही कमेंट आपके रिप्लाई करूंगी। देखूंगी मैं सारे, बट मैं लास्ट के 10 मिनट में ही रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट है मैम प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कमेंट्स इन लास्ट में, हाँ। और प्रोटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को हटाने के बाद जितना भी पार्ट बचता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? ओके मैम, ये अनियन वाला क्वेश्चन आया था। अच्छा तो ऑप्शन बताइए मुझे, अनियन में कौन कौन से ऑप्शन थे? प्रदीप जी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अब अगर ऑप्शन देंगे तो मैं बता सकती हूँ। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? तो विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड में। मैम मेरा भी नाम सुनीता कुमारी जी। मैम आप कहाँ की रहने वाली हैं सुनीता मैम? मैंने आपका नाम ले लिया है। ब्लैक पाउडर बताऊंगी मैं, चिली पाउडर, ब्लैक पाउडर आगे बताऊंगी, ठीक है, बताऊंगी, सब बताऊंगी। मैम अच्छा लगा, प्रणाम। पढ़ने में अच्छा लगा, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्लास मैम। मेरा नाम ले, पंकज जी मैंने आपका नाम ले लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को क्लास पसंद आ रही होंगी और सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। क्योंकि इस बार आपको जिस भी एग्जाम की सल्फोनिक एसिड ऑप्शन में था, हाँ सल्फोनिक एसिड, हमने कहा ना सल्फर है तो सल्फर, हाँ सल्फोनिक एसिड भी सही कर सकते थे आप। बिहार से हैं आप सुनीता जी? ओके मैम, कभी बिहार आएंगे तो आपसे मिलेंगे हम। मैम एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आया था कि लंग्स में कितने सेल होते हैं, उसमें आंसर था 300 मिलियन। फिर आपने बताया था 100 लाख। 100 लाख का बताया मैंने, 1 लाख होता है एक लंग में, तो दोनों में 2 लाख होती हैं। वो किडनी का आया होगा ऑप्शन, लंग्स का नहीं आया होगा। लंग्स में तो जो लंग्स में 1 लाख, एक फेफड़े में 1 लाख होती है।
मैम मैं यहाँ क्लास जैसलमेर से ले रहा हूँ। अरे वाह, मैं जैसलमेर 2-3 बार गई हूँ, बहुत अच्छी जगह है। मैम चुकंदर में कौन सा एसिड? चुकंदर में एसिड होता ही नहीं है मुकेश जी, चुकंदर में प्रोटीन होता है। मैम राजस्थान टीचर के सिलेबस को भी ध्यान में दे दीजिए। बिल्कुल, एक बार मैं सिलेबस चेक कर लूँगी। कौन सी ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कौन सा पढ़ रहे हैं? ठीक है। मैम आप आती हैं तो बाहर लेकर आती हैं, बाहर लेकर आती हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है पागल। हाँ, सल्फोनिक एसिड ही सही होगा। मैम अच्छा लगा, योर क्लासेज आर अमेजिंग मैम, नाउ आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस सो दैट आई कैन क्लियर एग्जाम। बिल्कुल विवेक जी, कॉन्फिडेंस के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं। मैम प्लीज़ आप पूरा कोर्स करवाना। अरे कुणाल जी, कोर्स की जिम्मेवारी मेरे पे छोड़ दीजिए। मैम मैं जौनपुर से हूँ। अरे वाह, जौनपुर मैंने एक मूवी में सुना था, जौनपुर एंड मिर्ज़ापुर। हाँ, मिर्ज़ापुर में सुना था। मैम फिजिक्स के नोट्स हिंदी में नहीं मिले। फिजिक्स के नोट्स हिंदी में तैयार हो चुके हैं, अभी आपके पास आधे एक घंटे में अपलोड कर दिए जाएंगे। मैम मैं एक बार आप सुमन सर की तरह नोट्स दे। अरे नहीं यार बच्चा, पता है क्या होता है फिर, अगर नोट्स दे दो ना तो फिर बच्चा ना फिर आगे कमेंट कर करके परेशान कर देता है। ठीक है। मैम बूढ़ों का भोजन कहाँ से मिलता है? क्या बुरन मेरे को आपको लैंग्वेज क्लियर नहीं हुई सूरज जी। हाँ, थोड़ा सा आप वापस बोले। बुरन को भोजन कहाँ से मिलता है? बुरन मतलब? मैम कल मैं कोचिंग आया था, आप नहीं मिले। अच्छा कुणाल जी, आप कोचिंग आए थे, मैं नहीं मिली, तो कोचिंग में क्लासेस ले रही होंगी, या ऑफलाइन या इधर ऑनलाइन ले रही होंगी। ठीक है। और नेक्स्ट आई एम फ्रॉम MP। अच्छा ठीक है ओके, हजारीबाग से हूँ। ओके थैंक यू। चलो तो फिर क्लास का टाइम आई थिंक हो चुका है, तो अब हमें मिलना चाहिए अगली क्लास में, हमें आपसे मिलना चाहिए। अगली क्लास में मिलें फिर हम। इतना जितना हमने पढ़ाया है आप आराम से पढ़िएगा। बाकी PDF अभी मैं एक बार चेक करती हूँ कि कौन सी क्लियर नहीं है और कौन सी क्लियर है। जो नहीं है वो मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिए, मैं बिल्कुल आपको अपलोड करवाती हूँ। NTPC के लिए आपने बोला था मैथ और रीजनिंग का बैच आएगा। अरे जो मैथ्स का बैच है वो NTPC के लिए ही है, आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो मैथ्स का बैच है वो बिल्कुल, राइस को धोने से विटामिन B निकल जाता है सर, जिसने भी पूछा है आंसर मैं बता चुकी हूँ। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एक बात यहाँ क्या बोल रही थी मैं, जो मैथ स्पेशल बैच है, तो आप मैथ स्पेशल बैच है वो NTPC के लिए ही है। रीजनिंग अभी नहीं आया, रीजनिंग भी बहुत जल्दी आने वाला है, रीजनिंग का बैच भी। ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच सर एंड मैम, हमारे टाइम्स कोचिंग पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, और हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब ट्रस्ट देने के लिए, और हम लोगों पे इतना ट्रस्ट करने के लिए आप सबका मतलब हार्दिक दिल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, और आप सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। और बाकी अगर आप मैथ स्पेशल बैच में लीजिए, और GS स्पेशल भी, आपकी GS मैं बता रही हूँ, आप अगर हमारी गाइडलाइंस पे चलेंगे तो GS में आपके जितने भी मार्क्स की GS आएंगी वो सारे के सारे आपके आने वाले हैं, नंबर आने वाले हैं। ठीक है। चलो मिलें फिर अगली क्लास में। इतना आप पढ़िएगा, मिलते हैं कल मेरी क्लास होगी या फिजिक्स की क्लास होगी, जो भी होगा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, तो आप आराम से पढ़िए। तब तक गुड नाइट एवरीवन, और थैंक यू सो मच सबको गुड नाइट। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।